Hello everyone, this is the lecture 2 of our The Art of Essay Writing. लेक्चर 1 हमारा ओरिएंटेशन सेशन था जिसमें कि हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ऐसे राइटिंग के बारे में क्या क्या आपको ध्यान देना है थ्रू आउट द कोर्स, थ्रू आउट आपके उन 3 घंटे में उन सब चीजों को डिस्कस किए थे। और यहाँ से अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, आपका एक एक ऐसे पकड़े करेंगे। अगर हम आपको बताएं ना तो हम आप लोगों को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोग 3 तरीके से इसको करने वाले हैं। एक सेगमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फिलोसॉफिकल एसेस, हम लोग फिलोसॉफिकल एसेस डील करेंगे। दूसरा हम लोग कोशिश करेंगे कि लगभग 7 थीम्स जो कि जीएस बेस्ड होता है, जैसे आपका करप्शन हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, वुमेन हो गया, इस तरीके के 7 थीम्स के 7 मास्टर क्लासेस आएंगे आपके इसी पोर्टल के ऊपर, और इन सब का आपको बाइलिंगुअल पीडीएफ मिलेगा ही। और तीसरा फिर हम लोग क्या करेंगे, जो भी आपका बिहारी वाला जो प्रोवर्ब बेस्ड ऐसे है ना, जो बिहारी का प्रोवर्ब बेस्ड ऐसे है, फिर उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने इंपॉर्टेंट आपके मुहावरे लोकोक्ति हैं उन सबको कवर कर लिया जाएगा विथ ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रॉपरली, सिर्फ एक्सप्लेनेशन नहीं कि कहना क्या चाहता है। ठीक है, इस लेक्चर 2 में अब देखिए हम आपको एक पहले मतलब आपको बता चुके हैं लेक्चर 1 में, अभी फिर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बता रहे हैं कि हम लोग किस तरीके से इसमें आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एटलीस्ट इनिशियल के आपके 8-9 क्लासेस में हम क्या करेंगे आपको कि एक रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। ये रीडिंग मटेरियल आपको पीडीएफ आपके पोर्टल पर आपको मिल जाएगा। आपको करना क्या है कि इस रीडिंग मटेरियल का आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए। प्रिंट आउट निकाल करके लेक्चर से पहले एक बार इसको पढ़ लीजिए और उसके बाद लेक्चर स्टार्ट कीजिए। ठीक है, हम क्या करेंगे कि स्टार्टिंग में आपको ये रीडिंग मटेरियल समझाएंगे। ये रीडिंग मटेरियल में क्या है, वही जो साज सज्जा का सामान होता है, किसी बड़े आदमी के बारे में बता दिया, कुछ कोट्स दे दिए, कुछ पोएम दे दिए, एक्स वाई जेड सब कुछ है। ठीक है, पर इसका खासियत क्या है ना कि ये बहुत ही मल्टी डिमेंशनल इसका यूज है। कहने का मतलब सेम चीज को हम 3-4 जगह यूज करेंगे, 3-4 एसेज में यूज करेंगे, ताकि हमको एट द एंड बहुत चीज रटने का जरूरत ना पड़े। और आपको जैसा हम लेक्चर 1 में बताए हैं कि आपको 2 तरीके का कॉपी मेंटेन करना है, एक जो कि आप जिसमें रनिंग नोट्स बनाइएगा, दूसरा जिसमें कि आप एकदम क्रीम मलाई को लिखिएगा, तो उसको भी यहाँ पर ध्यान देते जाइएगा। ठीक है, तो आपके पोर्टल पर आपको इंग्लिश में रीडिंग मटेरियल मिल चुका होगा, आपको हिंदी में रीडिंग मटेरियल मिल चुका होगा, दोनों के अलग अलग पीडीएफ, ताकि ज्यादा पेज ना हो और देखने में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, बढ़िया। अब हम लोग यहाँ पर स्क्रीन में जिस पे बात करेंगे ना वो बाइलिंगुअल है, इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों रहेगा। हम लोग क्या करेंगे कि हर ऐसे में मतलब स्टार्टिंग के 10 ऐसे में एटलीस्ट हर ऐसे में आपको एक बड़े आदमी के बारे में बताया जाएगा, उसके बारे में आपको एक राइटअप दिया जाएगा ताकि आप उसको किसी भी ऐसे में इस्तेमाल कर सकें। इस ऐसे में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रोजा पार्क्स के ऊपर। अब देखिए, अब आपके पास जैसे हम अभी इस लेक्चर में जो ऐसे करने वाले हैं ना, उसके लिए आप राजा राम मोहन रॉय को भी यूज कर सकते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को भी यूज कर सकते हैं। जो भी आप सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स पढ़े हैं ना, समाज सुधार वाला आंदोलन आंदोलन उसमें आप कर सकते हैं उसको। पर हमारा कोशिश ये है कि जो चीज आप पढ़ चुके हैं उससे अलग आपको अगर हम 5-6 भी नाम दे दिए ना और इन 5-6 के बारे में अच्छा से बता दिए तो आपके लिए बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि आपका एग्जाम्पल भी डाइवर्सिफाई हो जाएगा। अगर आपके पास ऑप्शन है राजा राम मोहन रॉय के बारे में लिखने में और आपको कोई दूसरा फिगर जो कि उतना प्रोमिनेंट नहीं है, तो हमेशा आपको चूज करना चाहिए कि ऐसे आदमी के बारे में लिखें। मतलब हम पासिंग मेंशन राजा राम मोहन रॉय को भी दे देंगे, अगर बहुत डायरेक्टली लिंक्ड है तो हम उनको प्रॉपरली लिखेंगे, पर थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर लेंगे कि केवल ऐसा ना लगे कि सिर्फ वही सब एग्जाम्पल जो 4-5 एग्जाम्पल है वही चल रहा है। ठीक है, अब इस वीडियो में क्या करते हैं ना, हम आपको पहले रोजा पार्क्स के बारे में समझा देते हैं, थोड़ा थोड़ा उनके बारे में कुछ कुछ जानकारी दे देते हैं कि वो क्या थी कैसी थी। ठीक है, देखो रोजा पार्क्स क्या थी, एक अमेरिकन सिटीजन थी। रोजा पार्क्स क्या थी, एक अमेरिकन सिटीजन थी, अमेरिकन नागरिक थी, जो कि सिविल राइट एक्टिविस्ट थी। ये ना एक ब्लैक लेडी थी, शी वॉज अ ब्लैक लेडी। तो वहां पर क्या होता था कि काले लोगों के साथ बहुत भेदभाव होता था, काफी हम आपको बस एक ओवरव्यू बता रहे हैं, बहुत रेसिज्म होता था, तो ये उनके खिलाफ एक बहुत मुखर आवाज थी शुरू से ही। अब 1 दिसंबर 1955 अगर याद रख लोगे तो थोड़ा सा, अगर आप इसको एनेक्डोट में डेट डाल देते हैं ना तो थोड़ा सा और ड्रामेटिक साउंड करने लगता है, तो एक बार देख लेना, अगर आसानी से याद रहे तो याद रख लेना। 1 दिसंबर 1955 को क्या होता है कि एक जगह है वहां पर मोंटगोमेरी। आपको सब कुछ मिल चुका है, हिंदी मीडियम वाले भी बस ये वर्ड्स हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, आपको अलग से पीडीएफ मिल चुका है और आगे जब आप शीट देखिएगा तो उसमें आपको साइड बाय साइड सब कुछ दिखता रहेगा। ठीक है, तो ये जो मोंटगोमेरी जगह है ना, वहां पर आप देखेंगे तो मतलब मोंटगोमेरी में एक जगह है अलाबामा करके, तो वहां पर एक इनकी बस थी जिस बस पे ट्रैवल कर रही थी, तो बस में ट्रैवल कर रही थी। अब वहां पर क्या था ना, उस समय पर नियम था एक सेग्रीगेशन लॉ। उस समय पर एक नियम चलता था जो कहते हैं सेग्रीगेशन लॉ। सेग्रीगेशन लॉ का मतलब क्या हुआ कि यार जब भी कोई व्हाइट पर्सन, मान लो कोई गोरा चमड़ी जब आएगा ना और अगर उसको सीट नहीं मिल रहा है
तो जो काला पर्सन बैठा होगा, जो भी ब्लैक कलर का स्किन बैठा होगा, वो खड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम हमसे सुपीरियर हो, तुम गोरे हो तो तुम हमसे सुपीरियर हो। बहुत मतलब एक्सट्रीम लेवल का रेसिज्म है। तो उनको क्या होता था, खड़ा हो जाना पड़ता था। अब जो रोजा पार्क्स थी वो बैठी हुई थी, एक गोरा आदमी आता है, गोरा आदमी उसके सामने खड़ा होता है, बोलता है खड़ा हो, ये हमको बैठना है। वो बोली कि नहीं हम खड़ा होंगे। तो बोली क्यों नहीं खड़ा होगे? तो रोजा पार्क्स बोली कि जस्ट बिकॉज मैं काली हूं, केवल क्या डज द स्किन ऑफ माई कलर मेक्स मी अ लेसर ह्यूमन बींग? क्या ये हमको एक कम छोटा इंफीरियर व्यक्ति बना देता है क्या? वो उठने से मना कर देती है, क्योंकि उस जगह पर नियम था ऐसा, कानून था ऐसा, तो उठने से मना कर देती है, तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करके उनको फाइन किया जाता है, उनको इवेंचुअली जेल भेज दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि एक बहुत बड़ा मूवमेंट कैटलाइज हो जाता है। मतलब ये एक कहते हैं ना, जैसे कि आपको एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट आ जाता है। आज आप 1857 की बात करते हैं, तो क्या 1857 का कारण ये थोड़ी था कि आपका वहां पर जो रिलीजियस उनके सेंटिमेंट्स थे वो हर्ट हो गए थे, ग्रीस्ड कार्टिलेज वाला। ठीक है भाई, वो था, पर वो इमीडिएट ट्रिगर था। उसके पहले के सेंचुरीज ऑफ आप देखिएगा जो भी उनको सप्रेस किया जा रहा था, दबाया जा रहा था, मेन कारण तो वो था। ये तो बस वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट था कि यार चिंगारी कहां लग गई, आग तो पहले से भड़क के रखा हुआ था, माल तैयार था पहले से ही लफड़ा का। अब सेम चीज आप यहाँ सेग्रीगेशन में देखेंगे ना, तो सेग्रीगेशन का उस दिन जो हुआ, सेग्रीगेशन लॉ के चलते ये कह दी कि नहीं हम नहीं उठेंगे, इनको जेल भेज दिया गया, तो कैटलाइज हो गया मूवमेंट। और फिर इसी कैटलाइजेशन में आप देखिएगा कि धीरे धीरे एक कलेक्टिव बहुत लार्ज मूवमेंट बन जाता है। और उसके बाद इवेंचुअली आप आगे जाकर के देखिएगा तो ये जो सेग्रीगेशन का कानून है, जिसमें कि अगर सफेद आया तो काले को उठ जाना है, ये सब कुछ खत्म कर दिया जाता है। और एक बेहतर जीवन का शुरुआत होता है, स्पेशली फॉर द ब्लैक पीपल इन अमेरिका। तो ये एक स्टोरी है। ठीक है, अब हम इस पर्सन को, रोजा पार्क्स को जगह जगह पर इस्तेमाल करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। आज हम आपको दूसरे लेक्चर में इनके बारे में बता दिए हैं, आगे हम इनके बारे में आपको नहीं बताएंगे। आगे हम ये मान के चलेंगे कि आपको इनके बारे में पता है। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में अगर आपको बताए ना, एक सिंगल लाइन जिसमें आप इनके पूरे व्यक्तित्व का अंदाज लगा सकते हैं, तो ये सिंपल है भाई कि जो एक स्पॉन्टेनियस एक्ट था ना, क्या स्पॉन्टेनियस एक्ट था? वो जो क्षणिक आवेग था जिसमें कहा गया कि हम खड़े नहीं होंगे, आई विल नॉट स्टैंड। वो देखने में आपको लग रहा है कि 1 मिनट का काम था, छोटा सा काम था, पर अगर रियलिटी देखा जाए तो वो एक इनविजिबल डिकेड का मेहनत था। मतलब अगर हम लोग कहते हैं ना कि कुछ कोई चीज आप देखिएगा, कोई एग्जाम निकला तो बोलता है इसका तो रातों रात चमक गया, पर ये जो रातों रात चमका है उसके पीछे कई रातें खराब हुई हैं, कई रातें जगा है वो आदमी, तब वो जाकर के वो ओवरनाइट सेक्शन कहते हैं। इट टुक मी डेकेड्स टू बिकम एन ओवरनाइट सक्सेस। हमको दशक लग गए एक ओवरनाइट सक्सेस बनने में। तो इस तरीके की बात है। अब ये कौन थी आपको समझा दिया गया है, एक्सप्लेन कर दिया है लेक्चर में। इनको कैसे इस्तेमाल करना है, तो ध्यान देना कि 2 प्रकार से आपको इनको इस्तेमाल करना है। पहला, जहां आपको ये बताना हो कि एक स्मॉल एक्ट ऑफ करेज, एक अगर आप छोटा सा एक साहस का आप कर्म कर देते हैं ना, तो उससे जो प्रभाव उत्पन्न होगा वो पीढ़ियों को बदल देगा, पीढ़ियां दर पीढ़ियां आपकी शुक्र गुजार रहेंगी। ये आपका एक तरीका हो गया। जब हम एक छोटा एक्ट के बारे में कहते हैं ना, इन अ जेंटल वे, इन अ जेंटल वे यू कैन शेक द वर्ल्ड, इस तरीके से। और दूसरा, जहां पर आपको यह बताना हो कि जिस चीज को जो दुनिया है वो एक स्पॉन्टेनियस एक्ट कह रहा है, वो एक्चुअल में क्या है, वो एक्चुअल में एक विजिबल मिनट ऑफ एन इनविजिबल डेकेड है। कि जो आप जिस चीज को स्पॉन्टेनियस एक्ट बता रहे हैं वो उस 1 मिनट का काम नहीं है, रादर वो पिछले पूरे दशकों का मेहनत है। और आपको इनके बारे में कुछ कुछ फैक्ट हम चाहते हैं आपको पता रहे, ताकि जब आप लिखिए इनके बारे में तो थोड़ा सा आप उसमें घुसा दीजिए। पहला तो आपको याद रखना है कि लगभग 12 साल वॉलंटियरिंग का काम की थी एनएसीपी में। इस एनएसीपी का फुल फॉर्म आपको याद रखना है? बिल्कुल नहीं, बस इतना याद रख लेना कि ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काले लोगों के द्वारा के प्रति हो रही जो रेसिज्म है उसके खिलाफ है। ठीक है, तो लगभग 12 साल वहां काम करती है। उसके बाद आप देखिएगा तो लगभग 381 डेज ऑफ बॉयकॉट करती है, उसका जॉब चला जाता है। तो मतलब कुल मिलाकर के काफी मेहनत की मतलब काफी बैकग्राउंड वर्क किया गया उस साहस के एक क्षण के लिए जिसने चीजों को बदल के रख दिया। ठीक है, अब उनके लाइफ इंस्टेंसेस के बारे में अगर बात करें ना, तो जैसे एग्जाम्पल मान लो कोई सवाल आता है एजुकेशन के ऊपर में और आपको ये देखने को मिलता है, या फिर एजुकेशन के ऊपर नहीं भी मान ले, या फिर ऐसा है कि यार कि मतलब जस्ट बिकॉज तुम्हारे पास एक डिग्री है इसका मतलब ये नहीं कि तुम बहुत पढ़े लिखे हो, और अगर कोई ऐसा आदमी है जिसके पास डिग्री नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वो अनपढ़ है। तो रोजा पार्क्स जो थी उनको बहुत ही कम एज में, छोटी अवस्था में उनको विद्यालय छोड़ना पड़ा था, क्योंकि उनके दादा दादी के देखभाल के लिए। तो वो औपचारिक रूप से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाई। ठीक है,
पर इसका ये मतलब है क्या कि वो सीखना छोड़ दी? क्या इसका ये मतलब है कि शी डिड स्टॉप लर्निंग? नहीं, वो अपना मतलब लर्निंग स्टॉप नहीं हुआ उनका, वो अपने किताबों से, लोगों से, सोसाइटी से, अपने खुद के लाइफ एक्सपीरियंस से सीखी। तो इस चीज को याद रखना, अ पर्सन्स पोटेंशियल कैन नॉट बी मेजर्ड बाय द वॉल्स ऑफ अ क्लासरूम। किसी भी व्यक्ति की संभावनाएं उन कक्षा के दीवारों से नहीं नापी जा सकती है, बल्कि उसके सोच से नापी जाएगी। उसकी सोच कहां तक जाती है, उसका मेहनत कहां तक जाता है, उसके सीखने का इच्छा कहां तक जाता है। एकलव्य इतना बड़ा धुरंधर बन गया, मतलब इतने बड़े धनुर्धारी बन गए, उनको तो क्लासरूम में जाने को नहीं दिया गया ना द्रोणाचार्य द्वारा। ये चीज है कि आदमी के क्लासरूम के वॉल से आप उसका पोटेंशियल नहीं नाप सकते हैं। अब आप इसको कहीं भी किसी भी ऐसे में यूज कीजिएगा, और हम कह रहे हैं आपको, आगे हम ही आपको 10 ऐसे में यूज करके दिखाएंगे इस बात को। बस मेरे साथ बैठे रहो। आगे क्या है आपका, ये देख लिए। दूसरा आपका एक लेक्चर है जिसमें कि वही सेम बात है कि 1 दिसंबर को क्या होता है कि वो जब ड्राइवर बोलता है कि यार तुम अपना सीट छोड़ दो एक व्हाइट पैसेंजर के लिए, और वो मना कर देती है। कहते हैं कि समटाइम्स अ स्मॉल एक्ट ऑफ करेज कैन चैलेंज अ डीपली रूटेड अनजस्टिस। कभी कभी साहस का एक छोटा सा कर्म गहरे जड़ जमाए अन्याय को चुनौती दे देता है। ठीक है, इस तरीके से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां पर भी कोई स्मॉल बिगिनिंग की बात हो, टिपिंग पॉइंट्स की बात हो कि एक निर्णायक मोड़ आया, या फिर बूंद बूंद से सागर बन रहा है, मतलब स्मॉल एक्शंस का, उस हिसाब से। ठीक है, दूसरा आपको ध्यान देना है कि यार इसका खुद का भी नौकरी चला गया, इनके हस्बैंड का भी नौकरी चला गया, डेथ थ्रेट देने लगा। मतलब इनका घर जहां पर था आपका मोंटगोमेरी में, वहां से उनको जाकर के डेट्रॉइट बदलना पड़ गया जगह। पर फिर भी वो ये बात को छोड़ती नहीं है, फिर भी वो इस मतलब अपने अंतरात्मा के आवाज को झुठलाती नहीं है, और ये काम करते रहती है चैलेंजिंग द रेसिज्म को। और फिर आप देखिएगा तो 1990s में, शायद 1996 था, याद रखने की जरूरत नहीं है, उस समय प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन। उस समय प्रेसिडेंट थे यूएस के बिल क्लिंटन, वो उनको हाईएस्ट ऑनर देते हैं यूएसए का, द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। ठीक है, बढ़िया। अब एक दो को कोट इनका याद कर लो, कहानी आपको समझ में आ गया इनका। बढ़िया, अब थोड़ा सा कोट्स देख लो। पहला कोट क्या है भाई, कि मतलब लोग उनके बारे में कहते हैं कि हम, आई डिड नॉट, पीपल ऑलवेज से आई डिड नॉट गिव अप माई सीट बिकॉज आई वॉज टायर्ड। यार हम थके हुए थे इसीलिए हम सीट दे दिए, लोगों को ऐसा नहीं दिए, लोगों को ऐसा लगता है। पर सच्चाई ये है कि हम थके हुए तो थे, बट आई वॉज टायर्ड ऑफ गिविंग इन, कि हम बार बार लेट गो लेट गो लेट गो, कि मेरी डिग्निटी जा रही है कोई दिक्कत नहीं, मेरी डिग्निटी जा रही है कोई दिक्कत नहीं, बार बार मुझे काला बोल करके नीचा दिखाया जा रहा है, एज अ इंफीरियर ह्यूमन दिखाया जा रहा है, फिर भी हम शांत बैठे हुए हैं। इस बात से हम थक चुके थे। लोग हमेशा कहते हैं कि मैंने अपनी सीट इसलिए नहीं छोड़ी क्योंकि मैं थकी हुई थी। सच तो यह है कि मैं केवल एक चीज से थकी हुई थी, झुकते झुकते थक चुकी थी, इनजस्टिस सहते सहते थक चुकी थी। उनका एक किताब है माई स्टोरी, जो रोजा पार्क्स लिखी थी 1992 में। उसके बाद इनको आपका जो प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर मिलता है 4 साल बाद। ठीक है, और दूसरा आपको इसके बारे में ये याद रखना है, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि ईच पर्सन मस्ट लिव देयर लाइफ एज अ मॉडल फॉर अदर्स। प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन इस प्रकार जीना चाहिए कि वह स्वयं दूसरों के लिए आदर्श बन पाए। यही तरीका है कि आप कैसे, मतलब जनरेशन को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कि अगर आप अपना खुद का जीवन ऐसा सीखें, जिए, जिससे कि जो जो भी आपको आने वाली पीढ़ी देखे और देख करके प्रभावित हो जाए। ठीक है, तो ये 2 कोट आपको याद रखना है, ये मैंडेटली याद रखना है, क्योंकि हम इसको आगे आने वाले कई एसेस में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब आपका काम क्या है भाई, हाँ एक चीज और देख लो कि भारत में इसके पैरेलल्स दिखा रहे हैं आपको। ये सब काम कब कर रही है अपनी रोजा दीदी? रोजा दीदी इसको 1955 में कर रही है। क्या ये पहली बार हो रहा है? नहीं, हिस्ट्री रिपीट कर रहा है। कैसे? 1927 में महार सत्याग्रह होता है, अंबेडकर जी करवाते हैं। 1930 में डांडी मार्च होता है। क्या ये रोजा पार्क के साथ खत्म हो जाता है? नहीं, आगे जाइए तो आपको नेल्सन मंडेला मिलेंगे, आगे जाइए आपको मार्टिन लूथर किंग जूनियर मिलेंगे। तो ये एक पूरा प्रोग्रेस है जिसमें कि लोग किससे सीखते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसको पीवाईक्यूज में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपका होमवर्क है। इंग्लिश मीडियम के हैं, हिंदी मीडियम की, इन जगहों को हम खाली छोड़े हुए हैं, कि आप कैसे इसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और आगे आने वाले एसेस में हम और बढ़िया तरीके से, मतलब जो अगला, अभी तो ये हम टूल किट खत्म कर दें, उसके बाद हम एक्चुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टार्ट करेंगे, जो मेन एसे है उसका, तो वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे का टूल किट में आपको कुछ चीजें और याद रखनी है। सबसे पहला, लाइफ जो है वो 10% है जो आपके साथ हो रहा है, और 90% वो है कि आप उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, हाउ डू यू रिएक्ट टू दैट सिचुएशन। इस चीज को हमेशा याद रखना। अभी हम बात कर रहे हैं ऐसे जिसमें मान लेते हैं कि परफॉर्म योर ऑब्लिगेटरी ड्यूटी, आपको अपने अनिवार्य जो ड्यूटी है उसको आपको परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म जो है वो हमेशा निष्क्रियता से बेहतर है।
मतलब कि एक्शन इज ऑलवेज बेटर देन इनएक्शन। अगर इस तरीके का बात हो रहा है ना भाई, तो आपको एक बात बता देते हैं, ये आप इसको इस्तेमाल कीजिए उसमें कि यार लाइफ 10% वो है जो आपके साथ हो रहा है, 90% तो है कि आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, आप किस तरीके के एक्शंस ले रहे हैं, इसके बारे में आप बात कीजिए। अगला ऐसे मान लो आता है जिसमें कि है कि लाइफ क्या है, एक जर्नी है। किस चीज का जर्नी? फ्रॉम ह्यूमन बीइंग टू बीइंग ह्यूमन। मान लो ये ऐसे आया, तो उसमें आप इसको इस्तेमाल कीजिए कि यार ये ह्यूमन बीइंग से बीइंग ह्यूमन का जर्नी कैसे जज करेगा। ये जर्नी जज होता है बाय द 90%, जिसमें आप रिएक्ट करते हैं, आपके साथ जो होता है उसको छोड़ दो। कोई सवाल आता है ऐसे है जिसमें कहता है कि जो जहाज है वो तट पर सुरक्षित तो है, पर वो तट के लिए बना नहीं है। शिप इज सेफ इन द हार्बर बट इट इज नॉट वेयर इट इज मेंट फॉर। अगर इस तरीके का आता है तो फिर आपको बताना है कि यार हमको लाइफ के एंडलेस पॉसिबिलिटीज को, शिप के एंडलेस पॉसिबिलिटीज को आप कब एक्सप्लोर कर पाइएगा? जब आप समुद्र तट को छोड़ करके समुद्र के गहराइयों में घुसिएगा, बाय रिएक्टिंग टू व्हाट हैज हैपेंड टू यू एंड नॉट मेयरली एक्सेप्टिंग व्हाट लाइफ हैज डन टू यू। तो इस तरीके से आप इसको अलग अलग ऐसे में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम आपको ये कह रहे हैं कि हर टूल किट जो आपको दिया जाएगा, आपको इन टूल किट्स को रट लेना है, रट लेना है। जो दूसरा किताब जो मलाई का बुक आपको बताया गया है, इसमें खुद से अपने हाथ से उसको लिखिए। अब एक मान लेते हैं, एक एक सेगमेंट आपको बता रहे हैं, ठीक है? एक सेगमेंट है मान लो कर्म के ऊपर। कोई भी ऐसे मान लो आता है जिसमें कि आपको मान लो एजुकेशन ही आया, एजुकेशन ही आया, तो आप उसमें लिखिए ना कि यार एजुकेशन में ये जरूरी है कि हम बच्चों को सिखा पाए कि कैसे आपको निष्काम कर्म करना है, कैसे आपको केवल सोचना नहीं है, बात नहीं बनानी है, जबकि बल्कि आपको कर्म भी करना है। तो आप उसको, या तो देखिए हम एक बात बताते हैं, जनरली हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग करेंगे कि भाई हिंदुइज्म में, रामायण में, महाभारत में क्या चीज दिया गया है उसको डाल देते हैं। मैं मान के चल रहा हूं भाई कि इंडिया इज अ सोसाइटी, वी आर अ मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर्स, वी आर अ मेल्टिंग पॉट ऑफ सिविलाइजेशंस, वी आर अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ रिलीजन्स। तो हम केवल इसकी बात क्यों करेंगे? हम 5 रिलीजन की बात करेंगे। हम ये बात करेंगे कि भाई तुम कर्म की बात करते हो, तो भगवत गीता कहता है कि यार जो कर्म है वो आपका इट शुड बी गाइडेड बाय रीजंस, रीजन, एथिक्स, इंटेंशन। आप इस्लाम में जब जाते हैं तो इस्लाम बात करता है अमल के ऊपर, बारे में, अमल सलीह, इसके बारे में कहता है कि यार केवल बातें जान लेने से नहीं होगा, आपको उस पर अमल भी करना पड़ेगा, आपको उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन भी करना पड़ेगा। हम जब क्रिश्चियनिटी खोलते हैं, जब हम होली बाइबल खोलते हैं, तो होली बाइबल हमको क्या बता रहा है? होली बाइबल टेल्स अस अबाउट अर्गा। ये अर्गा क्या है? ये अर्गा ये है भाई कि जो भी, मतलब ये क्रिश्चियनिटी का एक ग्रीक टर्म है जो फिर इसी बारे में बात करता है कि आपका जो डीड्स है दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लिंक इट विथ आपका 10% ऑफ व्हाट इज हैपेंड विथ 90% ऑफ व्हाट यू रिएक्ट। कि 90% हम जो रिएक्ट करते हैं अपने कर्म से, अपने अमल सलीह से, अपने अर्गा से, ये उससे डिफाइन किया जाता है। आप अगर बुद्धिज्म पे आप याद, अगर आप याद है आपको बुद्धिज्म में, तो बुद्धिज्म का जो 8 फोल्ड पाथ होता है उसमें कहते हैं कि आपको राइट एक्शन से गाइड करना है। अगर आप सिखिज्म देखते हैं तो सिखिज्म में क्या कहता है कि सही कीरत करके, कीरत करो, इन वहां पर कहा था कीरत करो, मतलब आपको कर्म करना है, आपको अपने कर्म को सही दिशा में, सही इंटेंशन के साथ, सही रीजन के साथ आपको ये काम करना है। तो अब आप इसको यूज कैसे कीजिएगा? एग्जाम्पल, across civilizations the transformative power of action has been recognized through different ethical vocabularies। हिंदुइज्म कर्म के बारे में बात कर रहा है, इस्लाम अमल के बारे में बात कर रहा है, क्रिश्चियनिटी अर्गा के बारे में बात कर रहा है। और आगे लिख दीजिए, आपको बाद में याद आया, यहां पर ऐड नहीं किए हैं। बुद्धिज्म का 8 फुल पाथ जो है वो राइट एक्शन के बारे में बात करता है, सिखिज्म कीरत करो के बारे में बात करता है। डिस्पाइट डिफरेंसेस इन देयर थियोलॉजिकल ट्रेडिशंस, धार्मिक परंपराओं में भिन्नता होने के बावजूद इन सब में एक ही मूल अंतर्दृष्टि है। इंटेंशन एक्वायर्स मोरल एंड प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ओनली। जो आपका इंटेंशन है, जो आशय है, वो नैतिक और व्यवहारिक अर्थ तभी अर्जित करेगा जब आप कर्म करके उसको उतारेंगे। आपको ऐसा लग रहा है कि यार एक बहुत फेमस कोट है, मैं आपको यहां पर लिखे नहीं, आपको बताते हैं, जिसमें ना कोई मतलब एक कुछ बहात फेथ के कुछ लीडर है, हम अगले वाले आने वाले लेक्चर्स में हम खोज करके इसको डाल देंगे। उसमें बोलते हैं कि यार मैं भगवान को पूछना चाहता हूं कि भगवान आपने गरीबी, पोवर्टी, भुखमरी, ये सब इतना इन ऑर्डर क्यों बनाया, जब आप इन सब को एक क्षण में मिटा सकते हैं। तो पर हमको डर लगता है कि कहीं भगवान भी हमसे सेम सवाल ना पूछ दें। तुम सोच रहे हो इसका क्या इंपैक्ट है, कि हम भगवान को पूछना चाहते हैं कि भगवान आप ये गरीबी, इनइक्वालिटी, भूखमरी ये क्यों बना रहे हो, जब आप चाहो तो इस सबको खत्म कर सकते हो। तो पर हमको डर लगता है कि कहीं भगवान हमसे ये सेम सवाल ना पूछ दें। आई एम अफ्रेड दैट गॉड माइट आस्क मी द सेम क्वेश्चन, इफ आई कुड एंड इरेडिकेट ऑल ऑफ दीज एट वंस देन व्हाई आई एम नॉट डूइंग इट। यही सेम चीज आपके वो बोलते हैं, दशरथ मांझी बोलते हैं कि यार
क्या पता कि भगवान के भरोसे मत बैठो, हो सके भगवान आपके भरोसे बैठा हो। यही तो है कर्मा। तो हम क्या कह रहे हैं भाई आपको कि ये ऐसा चीज है जिसको आप अक्रॉस ऐसे इस्तेमाल कीजिए। हम आगे आने वाले लेक्चर में आपको ऐसे 10-12 चीज दे देंगे। मतलब जो जो रीडिंग मटेरियल कॉन्सेप्ट है ना, जो रीडिंग मटेरियल कॉन्सेप्ट है, ये रीडिंग मटेरियल आपको हर लगभग 10 लेक्चर में दिया जाएगा, जिसमें कि आपको कैसे उसको इस्तेमाल करना है वो बेहतर तरीके से आप जान पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको हम यहाँ पर एक है ताओइस्ट फिलोसफी, यहां पर आपको बताते हैं। देखो भाई, एक ताओइस्ट चाइनीज फिलोसफी है। हम जनरली क्या कहते हैं, जनरली आपको लगेगा ना कि यार एक्शन इज बेटर देन इनएक्शन, मतलब कर्म जो है वो निष्क्रियता से बेहतर है। पर चाइनीज फिलोसफी का एक ताओइज्म फिलोसफी है। ताओइज्म फिलोसफी बोलता है ये कैसी बातें कर रहे हो भाई तुम। ताओइज्म फिलोसफी बोलते हो कि यार एक मडी वाटर है, हम एक पानी लिए, उसके अंदर मिट्टी डाल के घोल दिए, तुम एक्शन करके उसको साफ कर दोगे क्या? क्या तुम उसके साथ कुछ छेड़छाड़ करके उसको साफ कर दोगे क्या? नहीं। मडी वाटर जो है ना भाई, जिसको कहते हैं मटेला जल, वो कब निर्मल होगा? वो तभी निर्मल होगा जब तुम उसमें हस्तक्षेप नहीं करोगे। मडी वाटर बिकम्स क्लियर ओनली व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। मडी वाटर केवल तब ही साफ होगा जब वो अनडिस्टर्ब। अब ये सब चीजों को तुम अगर अपने मलाई वाले कॉपी में नहीं लिख रहे हो तो इसका मतलब हम बेवकूफ हैं जो चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं तुमको। तो ये चीज को ध्यान देना है। ताओइज्म फिलोसफी को हमको हमेशा एक काउंटर व्यू भी दिखाना है भाई, जहां पर लोग बात कर रहे हैं एक्शन इज इंपॉर्टेंट, कोई कर्म का बात कर दे रहा है, कोई निष्काम कर्म का बात कर रहा है, कोई अमल सलीह का बात कर रहा है, कोई अर्गा का बात कर रहा है, कोई राइट एक्शन का बात कर रहा है, कोई कीरत करो का बात कर रहा है। तो भाई एक दूसरा व्यू पॉइंट ये भी है कि कभी कभी आपको एज इट इज थोड़ी देर के लिए छोड़ देना पड़ेगा। मडी वाटर तभी साफ होता है। कि विजडम केवल, विवेक केवल यह जानने में नहीं है कि आपको क्या करना है, मतलब कि व्हाट टू डू, बट ये भी आपको जानना पड़ेगा कि व्हाट नॉट टू डू। व्हाट नॉट टू डू, दिस इज ऑल्सो समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर लिख के रखे हैं भाई, विजडम लाइज नॉट मेरली इन नोइंग व्हाट टू डू बट ऑल्सो इन नोइंग व्हाट नॉट टू डू। यही सेम चीज हम आपको बता रहे हैं। अब सवाल आया कि यार जो शिप इज सेफ एट द हार्बर बट इट इज नॉट वेर इट इज मेंट फॉर, कि जो नाव है वो नाव तट के लिए नहीं बना है, पर तट पर सबसे सेफ है, पर वो तट के लिए नहीं बना है। तो हम बोलेंगे ना भाई कि यार वो तट के लिए नहीं बना है, पर उसको समय समय पर तट पर लाना पड़ेगा। क्यों? मेंटल डिटॉक्स करने के लिए गांव जाना पड़ेगा, भले ही शहर में आपको नौकरी मिल रहा है। क्यों? ताकि आपका मानसिक लेवल, जो मानसिक स्तर है वो इंप्रूव हो सके। हम इसी की तो यहां पर बात कर रहे हैं। सेम चीज को आप फिर इस्तेमाल कीजिए वहां पर कि मगर एक काउंटर व्यू ताओइस्ट फिलोसफी आपको देता है, जिसमें वो कहता है कि यार कभी कभी हम लोगों को एफर्टलेस एक्शन रखना पड़ेगा। कभी कभी हम लोगों को इस बारे में भी ध्यान देना पड़ेगा कि यार क्या करना है बढ़िया, पर क्या नहीं करना है। हमको जब तक हम नहीं लेकर के आएंगे नाव को तट के ऊपर, तो हम उस पर मरम्मत कैसे करेंगे? हम जब तक नाव को तट पर नहीं लेकर के आएंगे तो हम वापस से अपने आप को रिचार्ज, रिवाइव, रिजुविनेट कैसे करेंगे? ये चीजों को आपको समझना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखो भाई, कोई आप देखिए ना, अभी इंडिया कनाडा में जब लफड़ा हुआ था, कोई भी डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट होता है, सबसे बेस्ट क्या होता है? उसको बोलते हैं साइलेंस। और हम आपको फिर बताएं, ये साइलेंस नहीं है भाई, इस साइलेंस का एक बेटर नाम है स्ट्रेटेजिक साइलेंस। कभी कभी यू रिमेन साइलेंट एज अ स्ट्रेटेजी। ये जनरली डिप्लोमेटिक्स में आपको इस्तेमाल होता है। पेरेंटिंग में भी यूज होता है कि अधिक इंटरवेंशन करोगे, बच्चों को एक्सप्लोर नहीं करने दोगे उसको करना क्या है, तो कहीं ना कहीं आप बार बार एक्ट करते हो। कभी कभी छोड़ दो ना, देखने दो, लेट इट बी। अगर वो खाना खा रहा है, खाना गिरा दे रहा है, तो ठीक है भाई, गिर गया तो क्या हो गया, बट लेट इट बी, उसको सीखने दो। पीपल, मतलब वो अपना फेलियर से ही सीखेगा। तो फिर मतलब ये सब का जब आप देखेंगे ना, तो फिर करते करते आप आएंगे यार फिर करना क्या है। तो करना यह है कि आई शुड, मतलब हमको इन्फॉर्म्ड रहना है, हमको एक मध्यम मार्ग अपना के चलना है। व्हाट इज दिस मध्यम मार्ग? इसी मध्यम मार्ग को बुद्धिज्म कहते हैं। मध्यम मार्ग को कहते हैं क्या कि मतलब अब मिडिल पाथ। अब एक बात समझना, जनरली लोग लिखेंगे, मान लो बुद्धिज्म का मध्यम मार्ग लिखना बहुत कॉमन है, पर लोग ये छोड़ देते हैं। एरिस्टोटल क्या थे भाई? एक फिलोसोफर थे, उनने भी एक कॉन्सेप्ट दिया था गोल्डन मीन का। अब ये आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि एज एक्सप्लेन्ड बाय so rather than going into extremes, one should follow the madhyam marg as advocated by Buddhism, which also synergizes with the golden mean principle given by Aristotle. मध्यम, जो स्वर्णिम मध्यम है, कहता है भाई कि अरे तुमको करेज चाहिए ना, तो करेज के लिए तुमको एक एक्सट्रीम है जिसमें कोवाडिस है, जिसमें कि आप कायर हो गए। एक एक्सट्रीम है रेकलेसनेस की, जबरदस्ती लोगों में टकराते हुए चल रहे हैं, रेकलेसनेस, दुस्साहस कर रहे हैं। इन दोनों के बीच में होता है करेज, इन दोनों के बीच में होता है साहस। और आदमी को ना ही कायर बनना चाहिए, ना ही दुस्साहस बनना चाहिए, रादर उसको बीच में साहसी बनकर के चलते रहना चाहिए। दिस इज द गोल्डन मीम जो अरस्तु बात करता है, दिस इज द मध्यम मार्ग जो बौद्ध दर्शन बात करता है।
सेम कॉन्फिडेंस है कि यार हमसे तो हो ही नहीं पाएगा, हम तो एकदम जमीन के अंदर ही कोड़ करके खुद ही अंदर घुस जाओ जमीन के अंदर। और दूसरा है कि कुछ भी नहीं पता है तब भी आसमान पे चढ़े रहो। इन दोनों के बीच में आता है कॉन्फिडेंस दैट लाइज बिटवीन सेल्फ डिप्रिशिएशन, आत्महीनता, और एरोगेंस, अहंकार। ये बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और आपको बता दें, एक याद रखो, मोटो ऑफ एनआईटी पटना, श्रमो नवरत चेष्टाया चाह, श्रमे नवरत चेष्टाया चाह। इसका मतलब क्या है कि हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंट एंडेवर से हम कुछ भी कर सकते हैं। तुम कोई भी ऐसे निकालो, एक्स वाई जेड, हम कह रहे हैं कोई भी ऐसे निकालो, हम खुद लेके चल रहे हैं। जैसे एग्जांपल मान लो कि साइंस एंड एग्जांपल क्या है भाई, कि आपका इंप्रूविंग द, हम आपको 69th बीपीएससी का ये पीवाईक्यू है, जिसमें कहता है कि यार एग्रीकल्चर सिस्टम को अगर इंप्रूव कर दें हम, तो रूरल इकोनॉमी को इंप्रूव कर सकते हैं। मतलब कि अगर एग्रीकल्चर को सुधार देंगे तो जो ग्रामीण अर्थतंत्र है वो सशक्त हो सकता है। अब इसमें भी हम डाल देंगे इस बात को कि पर हमको करना कैसे है, क्यों? क्योंकि हमको कंसिस्टेंट एफर्ट मारना पड़ेगा। स्टेट मतलब गवर्नमेंट को कंसिस्टेंट हार्डवर्क मारना पड़ेगा, परसिस्टेंट एंडेवर रखना पड़ेगा। किसानों को एज अ प्रायोरिटी, एज अ ग्रोथ इंजन, एज एडवोकेटेड बाय द यूनियन बजट, इस तरीके से इस्तेमाल कीजिए। और वहां पर भी डाल दीजिए श्रमोन्नवरत चेष्टाया। छोड़ो आगे, सेक्शन 2 में एक है एग्जांपल, मान लो वुमेन डेवलपमेंट के एम्पावरमेंट के ऊपर है। वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर भी आप लिख सकते हैं कि सोसाइटी कैसे, जो भी हिस्टोरिकली सब्जुगेशन हो रहा है उनका, जो हिस्टोरिकली उनको दबाया जा रहा है, हाउ कैन वी अपलिफ्ट वुमेन। सेम डाल दो, कैसे? थ्रू श्रमोन्नवरत चेष्टाया एज एनकम्पास्ड बाय द मोटो ऑफ एनआईटी पटना, through hard work and through persistent endeavor by all the stakeholders of the society that, मतलब उन सब मिल करके एक बढ़िया काम करें। तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा भाई, ताकि आप मिला जुला करके बढ़िया काम करते रहें। कोई भी चीज हम कह रहे हैं एक्स वाई जेड, देयर इज एनी ऐसे, यू कैन यूज दिस। आपको एक कंटेक्स्ट क्रिएट करना पड़ेगा और स्मूथली घुसा देना है उसमें, ठीक है। अब एक और आप यहां पर, आपको दो चीज आपको यहां पर याद रखना पड़ेगा। सबसे पहला तो आपको यहां पर याद रखना पड़ेगा एक कि दो कोट है भाई। एक कोट है कि द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज टू डू द राइट थिंग। सर्वोत्तम तो यही है कि आप सही कार्य करें। उसके बाद सेकंड जो सबसे बेस्ट है वो है कि आप गलत कार्य करें। और सबसे बुरा वो होता है कि आप कोई कार्य करें ही ना करें। मतलब ये क्या, थियोडर रूजवेल्ट, मतलब इनको नोबेल पीस प्राइज वगैरह मिला हुआ है, और मतलब कुछ तो ये ना लेबर रिफॉर्म मूवमेंट्स में भी कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया काम किए हुए, तो फेमस आदमी है रूजवेल्ट। मतलब रूजवेल्ट नाम के दो गो प्रेसिडेंट रहे हैं भाई। ये 26वां प्रेसिडेंट है, एक 32वां प्रेसिडेंट भी थे। हम लोग यहाँ पर टी रूजवेल्ट दे देना, स्पेलिंग में टेंशन होता है हमको, तो हम टी रूजवेल्ट करके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रख लेना इस चीज को कि आगे हम इसको यूज करने वाले हैं। और दूसरा है कि द हॉटेस्ट प्लेसेस ऑफ हेल आर रिजर्व्ड फॉर दोज हु इन टाइम्स ऑफ मोरल क्राइसिस मेंटेन देयर न्यूट्रलिटी। अगर कुछ गलत हो रहा है, अगर सती प्रथा गलत हो रहा है, तो यहां पर सबसे जो हॉटेस्ट प्लेस इन हेल्थ, जो सबसे नर्क का सबसे गंदा स्थान, वो उसको नहीं मिलेगा जो उस चिता में आग लगा रहा है। वो उसको मिलेगा जो उस चिता के बगल में सर झुकाए खड़ा है, जो कुछ भी नहीं बोल रहा है, जो कि साइलेंट है, जो कि न्यूट्रल है। क्योंकि कहा जाता है कि देर इज नथिंग कॉल्ड एज न्यूट्रलिटी। एक बात याद रखना कि न्यूट्रलिटी करके ऐसा कोई चीज होता ही नहीं है। तो फिर होता क्या है? तो कहते हैं भाई कि न्यूट्रलिटी करके ऐसा कोई चीज नहीं होता है। रादर वो है कि आप स्टेटस क्वो को नोट कर रहे हैं, आप स्टेटस क्वो जो चल रहा है उसमें आप सहमति कर रहे हैं। आपका शांति, आपकी जो चुप्पी है, आपका जो तटस्थ ये स्थान है, वो भी आपका, वो आप कहीं ना कहीं उसको एडवोकेट कर रहे हैं। आप हाँ ठीक है, होने दो, ये कह रहे हैं। ये इटालियन पोएट दांते का एक बहुत फेमस कोट है। ये रहा आपका रीडिंग मटेरियल 1। हम आपको रीडिंग मटेरियल 1 को समझा दिए अच्छे से। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम आपको ऐसे पे लेके चलने वाले हैं। अब हम इस ऐसे को ढंग से डिकोड करेंगे। आगे चलते चलते आपके 5-6 लेक्चर्स में आपके पास इतना माल मिल जाएगा, इतना कुछ मिल जाएगा ना, कि आपको एकदम मजा आ जाएगा। हम आपको कह रहे हैं, अगर ये वीडियो का मान लो ड्यूरेशन घंटा 1.5 घंटा होता है, तो फिर आपका काम है इसको कि यार हम इसको ढंग से प्रॉपरली, हम जो आपको बताए हैं उसको लिखिए, मेंशन कीजिए, प्रॉपर अपना कॉपी में नोट्स बनाइए, ठीक है। अब हम लोग ऐसे पकड़ते हैं, परफॉर्म योर ऑब्लिगेटरी ड्यूटी बिकॉज एक्शन इज बेटर देन इनएक्शन। क्योंकि कर्म जो है वह निष्क्रियता से बेहतर है। हम आपको क्या कह रहे हैं कि आपको ये बात तो पता है कि कोई भी निबंध की बात करेंगे तो उसमें एक इंट्रोडक्शन होता है। आपको ये बात पता है कि उसके बाद बॉडी आता है और उसके बाद कंक्लूजन होता है, ठीक है। हम लोग अभी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को थोड़ी देर के लिए साइड रखते हैं और बॉडी के बारे में बात करते हैं। देखो भाई, एक तो सिंपल सी बात है, हम आपको लेक्चर 1 में बता चुके हैं कि इंट्रोडक्शन कई तरीके के हो सकते हैं। पहला तो आप एक एनेक्डोट मार दीजिए जो सबसे बेस्ट माना जाता है, और जब आप कंक्लूड कीजिए, जब आप एंड कीजिए, तो उस कंक्लूडिंग में उस एनेक्डोट से आप उसको आकर लैच कर दीजिए, वापस से उसके बारे में बात कर दीजिए। एक तो तरीका ये हो गया।
दूसरा तरीका क्या हो सकता है आपका कि आप एक कोट से स्टार्ट कीजिए, पर जनरली माना जाता है कि अगर ऐसा कोई ऐसे है, ऐसा कोई निबंध है जिसके बारे में आपको लिखना, मतलब जिसका एनेक्डोट सोच पाना आसान है, तो हमेशा कोशिश करो कि एनेक्डोट पे ही चलो, हमेशा कोशिश करो कि कहानी के बारे में चलो। और आपके पास ये जैसे है, मान लो परफॉर्म योर ऑब्लिगेटरी ड्यूटी बिकॉज एक्शन इज बेटर देन इनएक्शन। आप इसमें इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास कि आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मान लो रोजा पार्क्स के बारे में बता दिए कि रोजा पार्क्स चाहती तो वो चुपचाप बैठ सकती थी, क्योंकि बहुत बड़ा स्ट्रगल था, उठ जाती, क्योंकि मिलियंस अदर हैड ऑलरेडी एक्सेप्टेड दैट सेग्रीगेशन लॉ, तो शी कुड आल्सो हैव एक्सेप्टेड दैट कीपिंग हर हेड बोट डाउन। मगर वो ऐसा नहीं करती है, रादर वो क्या करती है, एक कैटलाइज कर देती है एक लार्जर मूवमेंट को, एक्शन करती है रादर देन इनएक्शन। यहां पर आप उसको डाल सकते हैं। दूसरा आप क्या किसके बारे में लिख सकते हैं, आप हमारे दशरथ मांझी के बारे में लिख सकते हैं कि यार वो चाहते तो सरकार को कोस करके बैठ सकते थे, पर वो काम क्या किए, सरकार को कोस देते, भगवान को कोस देते, शांत करके बैठ जाते, पर वो क्या किए, ही चोज एक्शन ओवर इनएक्शन। हाउ डिड ही चूज एक्शन ओवर इनएक्शन, बाय तोड़ दिए भाई वो माउंटेन को, तोड़ दिए, सोच रहे हो। तो यही इस तरीके का बात हम लोग करेंगे। तो आपके पास एनेक्डोट्स की कमी नहीं है भाई, आप मलाला यूसुफजई के बारे में बात कर सकते हैं, कैलाश सत्यार्थी के बारे में बात कर सकते हैं, कोई भी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो कि समाज सुधार आंदोलन में आप भाई बहन पढ़े हैं, अपना पंडिता रामाबाई, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, XYZ, बहराम जी एम मालाबारी, सब आप डाल सकते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन अभी हम लोग छोड़ देंगे, आएंगे लास्ट में इंट्रोडक्शन, हम एक इंट्रोडक्शन आपको करवा देंगे। अब आते हैं हम लोग बॉडी के ऊपर। बॉडी के ऊपर आपको हमेशा फोकस करना है कि यार हम उसको कैसे अलग अलग डायमेंशंस में खोलें। आपका काम है साथ में नोट्स बनाते जाना, हम इसका PDF आपको दे देंगे, पर आपका काम है खुद से नोट्स बनाते जाना, तभी वो इंटरनलाइज होगा बेहतर तरीके से, ठीक है। बढ़िया। तो सबसे पहला काम क्या है भाई, इंट्रोडक्शन पे हम लोग लेटर आएंगे, यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपको जब PDF मिले तो आपको समझ में आ जाए। इंट्रोडक्शन हम लोग लेटर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब आ जाओ बॉडी के ऊपर। तो बॉडी के ऊपर जब आते हैं तो आपको सबसे पहला काम है कि आपको कीवर्ड्स पकड़ना है। देखो, दिस इज द फर्स्ट एसे विच वी आर डिकोडिंग इन आवर कोर्स, द आर्ट ऑफ एसे राइटिंग। तो हम लोग बहुत ढंग से करेंगे, सहजता से करेंगे, सोच समझ के करेंगे, समय ज्यादा लगा तो लगा, पर आपको समझ में आना चाहिए। परफॉर्म योर ऑब्लिगेटरी ड्यूटी फॉर एक्शन इज बेटर देन इनएक्शन। अब आपका काम है कि आप कीवर्ड पकड़िए। सबसे पहला कीवर्ड है आपका ऑब्लिगेटरी ड्यूटी। सबसे पहला है आपका ऑब्लिगेटरी ड्यूटी। ऑब्लिगेटरी ड्यूटी को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, को जो भी आपका कर्तव्य है, जो भी आपका अनिवार्य कर्तव्य है उसके बारे में। दूसरा आपका कीवर्ड देखिएगा तो या तो कोई एक्शन बोल सकता है या इनएक्शन बोल सकता है। टेक्निकली देखा जाए तो बेहतर कीवर्ड है एक्शन इज बेटर देन इनएक्शन। इस कीवर्ड को दो को साथ लेके चलते हैं। तो हम लोग क्या किए, दो कीवर्ड पकड़े हैं यहाँ पर। एक कीवर्ड क्या है, ऑब्लिगेटरी ड्यूटी, जो कि आपका अनिवार्य कर्तव्य है, और दूसरा है क्या आपका, एक्शन इज बेटर देन इनएक्शन। ठीक है, बढ़िया। अब ब्रेनस्टॉर्म करते हैं हम लोग। ब्रेनस्टॉर्म करने का क्या तरीका है ना भाई, कि आप कोई भी मान लो रैंडम चीज पढ़ते हैं, कोई भी रैंडम चीज के बारे में आपको कोई जानकारी मिलती है, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि यार अच्छा ये क्या है, क्यों है, कहां पर इस्तेमाल होता है। तो बस ये तीन चीज को पकड़ लो, क्या है, क्यों है। नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हम लोग कितने इंक्विजिटिव हैं। आपके बगल में मान लो हम बैठे, हम कुछ ऐसा हरकत की जो आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप पूछोगे ना कि कौन हो भाई, क्या करते हो, क्यों करते हो, ऐसा अच्छा लग रहा है क्या करके। सेम चीज है भाई, जैसे हम लोग ऐसे का तैयारी क्या है भाई, 25 साल तुम जिंदा रहे ना, 25 साल तुम जिए एक समाज में, तुम बात किए लोगों से, वही चीज को बस उतारना है पेपर में, एक सेगमेंटेड तरीके से, एक चैनलाइज्ड तरीके से, प्रॉपर पाइपलाइन, बस और कोई चीज नहीं है। जो तुम करते आए हो, जो तुम कर रहे हो, तुम अपने घर में जाते हो तो अपने दोस्तों से बात करते हो ना, अपने घर में माँ बाप से बात करते हो ना, सेम चीज है, ठीक है। तो दूसरा कीवर्ड क्या हो गया आपका, एक्शन इन एक्शन। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं आपका ब्रेनस्टॉर्म करना। तो सबसे पहले तो है यार ये ऑब्लिगेटरी ड्यूटी, ये है क्या, व्हाट इज दिस ऑब्लिगेटरी ड्यूटी, ये क्या है। तो ये अभी हम लोग अब सेगमेंट 1 ओपन कर रहे हैं कि जिसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा जो कीवर्ड्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो ऑब्लिगेटरी ड्यूटी क्या है भाई, तो सबसे पहला तो आपको ध्यान देना है कि अनिवार्य कर्तव्य, अनिवार्य अनिवार्य करना ही पड़ेगा। इसका मतलब कोई ऐसा कर्तव्य जो कि आपके पोजीशन पे आता है, तो इट इज अ ड्यूटी जो कि आपका कम्स विथ योर, जो कम्स विथ योर पोजीशन, जो आपके पोजीशन से आता है। दूसरा अगर हिंदी में देखा जाए तो मतलब जो आपकी स्थिति से स्वतः आ जाता है, खुद ही आ जाता है, वो आपका हो गया मतलब ऑब्लिगेटरी ड्यूटी। दूसरा क्या आप कह सकते हैं इसको, ये ऐसा है, द एक्शन यू ओ, द एक्शन
UO, कोई ऐसा एक्शन जो कि आप मतलब आप पर ऋण है कि यार आप वो करना है। जैसे एग्जाम्पल आप बताएं ना, तो एज अ चाइल्ड, मान लो तुम एक चाइल्ड हो, तो चाइल्ड का भी तो कोई आपका टुवर्ड्स योर पेरेंट, अपने माँ बाप के प्रति आपका कोई तो एक्शन है ना, कोई ऐसा ऋण है ना जो आपको देना है कि यार हम, मेरा इतना ख्याल रखा जा रहा है तो हम अच्छे से पढ़ाई करें, ज्यादा शरारत ना करें। एज अ स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट आपका आपके स्कूल के प्रति कुछ एक्शंस जो है, ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है कुछ, कि यार आपको अच्छे से परफॉर्म करना है, आपको मेंटेन करना है डिसिप्लिन को, आपको सम्मान देना है टीचर्स को। एज अ स्पाउस, एज अ पति पत्नी, ये भी तो आपके ऊपर एक ड्यूटी है ना कि आप अपने पति पत्नी के लिए लॉयल रहें, आप अपने पति पत्नी के लिए सपोर्टिव रहें। एज अ फादर, उल्टा, जब चाइल्ड से अब ऊपर आओ तो एज अ फादर, एज अ फादर आपके ऊपर कुछ ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है कि आप अपने चाइल्ड्स के मतलब बच्चों को अधिक प्रेशराइज ना करें, उसके जो पॉसिबिलिटीज हैं फ्यूचर के उसको हिंडर ना करें, उसको सही ट्रीटमेंट दें, कोई ट्रॉमा ना हो जाए, कोई मतलब डिप्रेशन में ना चला जाए बच्चा। एज अ सिटीजन, आगे और बढ़ोगे तो एज अ सिटीजन, एज अ सोसाइटी, पहले सोसाइटी देख लेते हैं। एज अ सोसाइटी भी आपका कुछ कर्तव्य है भाई। आज के डेट में अंबेडकर जी महार सत्याग्रह क्यों करते हैं, क्यों वो डिप्रेस क्लासेस को लेकर कितना करते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि यार मेरे समाज के प्रति मेरा कुछ दायित्व है, इस समाज से उठकर हम पढ़ करके बड़ा आदमी बन गए, तो मेरा काम है कि जो लोग ये नहीं कर पाए उनको हम उठाएं। यही तो उनका ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है ना। तो जब वो महार सत्याग्रह कर रहे हैं या फिर जब वो जाकर के पब्लिक वेल में पानी पी ले रहे हैं, ये क्या है? ये उनका ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है उनके सोसाइटी के थ्रू के प्रति। सेम आप देखिएगा तो एक नेशन की बात करें तो एज अ सिटीजन आपका नेशन के प्रति भी कुछ आपकी जिम्मेदारी है। फंडामेंटल ड्यूटीज देख लीजिए आप, अबाइडिंग बाय द लॉ ऑफ द लैंड, अबाइडिंग बाय द मतलब संविधान, देश के संविधान का पालन करना, मूल कर्तव्यों का अनुसरण करना, उनको फॉलो करना, ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या? कल को पेपर लीक हो रहा है, कल को पेपर लीक हो रहा है और आप मान लीजिए जब आप देख रहे थे कि अभी नीट का प्रोटेस्ट हुआ था या पेपर लीक हो रहा है और आप जाकर के वहां पर कोई बात नहीं कर रहे हैं, आप जाकर के मान लीजिए किसी भी तरीके से डिजिटली सपोर्ट, फिजिकली सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने ड्यूटी से पीछे हट रहे हैं। तुम लोग, ये कैसी ड्यूटी है भाई? आप खुद खोलिए ना, आर्टिकल 51A(H) खोलो। वो क्या कहता है? वो कहता है कि यार जो सिटीजन्स है उसके अंदर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए। हमको एक साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए कि अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है मेरे देश के प्रति, तो यार ये देश रहना चाहिए। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का है ना कि ये पार्टी आएगी जाएगी पर देश बचा रहना चाहिए। ये देश कैसे बचा रहेगा जब तुम उसके जो फाउंडेशंस हैं उनको नहीं छेड़ोगे? तो अगर फाउंडेशन के साथ छेड़छाड़ होगा तो तुमको सड़क पर उतरना पड़ेगा, साइंटिफिक टेम्पर तुमको लाना पड़ेगा। ह्यूमनिज्म, आर्टिकल 51H क्या बोलता है? साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, सवाल पूछ पाना, एंड रिफॉर्म। तो दिस इज अवर ऑब्लिगेटरी ड्यूटी टुवर्ड्स द नेशन, टुवर्ड्स द फ्यूचर जनरेशंस, कि जो जनरेशन आने वाला है वो पूछेगा ना कि जब ये बड़े बड़े एजेंसीज जिनके ऊपर यार पूरा का पूरा मिडिल क्लास का फैमिली लग जाता है कि यार इसको नीट की तैयारी करना है हर चीज, और कल को जब ये नीट का एग्जाम ही इनवैलिड हो जाता है, ये नीट के एग्जाम के क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठ जाता है, तो तुम समझ रहे हो ये कितना बड़ा फाउंडेशनल लेवल पे गैप है। फिर आदमी भरोसा किस चीज पे करेगा? लोग अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग घटा घटा करके कोचिंग पढ़ा रहे हैं तुमको कि वो नीट निकाल रहा है, वो पूरा का पूरा समाज लग गया एक बच्चे को नीट नीट पढ़ाने के लिए, और वो बाद में वो नीट का एग्जाम ही अगर रिग्ड निकल जाएगा तो क्या होगा? तो आपकी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है एज अ सिटीजन कि आप सवाल करें, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो ये चीज आपको मेंशन करना पड़ेगा। ये सब छोड़ दो, आप ह्यूमन है ना, आप ह्यूमन है ना, तो एज अ ह्यूमन भी आपका ह्यूमैनिटी की तरफ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक मनुष्य के रूप में आपको मानवता के प्रति भी आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैलाश सत्यार्थी, क्यों देखोगे उनके फोटोज तो एकदम खून में खून रहेंगे, पूरा सर पे मार रहा है, फटा हुआ है, पूरा सफेद कुर्ता लाल हो चुका है, पर फिर भी जाकर के जो जो बच्चों को पकड़ लिया गया है, जो बंधक मजदूर बना दिया गया है, छोटी बच्चियों को, उनको पकड़ करके निकालते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि उनको ऐसा महसूस होता है कि देर इज अ ऑब्लिगेटरी ड्यूटी दैट आई एज अ ह्यूमन ओ टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, जो मैं मानव के रूप में, मानवता के प्रति मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिसको हमको पूरा करना है। एज अ कंज्यूमर, तुमको पैदा हुए ना इस तुम धरती पे, इस धरती से तुमको पानी मिल रहा है, इस धरती से तुमको अनाज मिल रहा है, तो तुमको धरती माता के प्रति भी तुम्हारी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है इन्वायरमेंट को बचाना। इन्वायरमेंट को बचाना भी आपकी एक ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है। आने वाली फ्यूचर जो भावी पीढ़ियां हैं, फ्यूचर जनरेशन हैं, उनका भी अधिकार है इस रिसोर्सेज के ऊपर। आपको ये बात समझना पड़ेगा, तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर भी है।
ये पहला ऐसे है, ये पहला निबंध है, इसीलिए हम इसको इतना खोल खोल करके बता रहे हैं। हम जरूरी नहीं है कि जब हम ऐसे लिखेंगे तो हम इसमें ये लिखेंगे कि एज अ स्पाउस मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज अ फादर मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हो सके हम केवल नेशन लिख दें, केवल स्टूडेंट लिख दें, केवल ह्यूमन लिख दें, आगे बढ़ जाएं। पर हम चाहते हैं कि तुम्हारा होराइजन एक्सपैंड हो, तुम सोचना सीखो कम से कम एटलीस्ट। ठीक है, ये स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स के बाद वो धीरे धीरे हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे, तो परेशान मत होना, अभी पकड़े रहो, शांति से बैठे रहो। अब आ जाओ बॉडी के ऊपर। तो हम अभी क्या किए भाई, जो जो कीवर्ड्स थे ना कि ऑब्लिगेटरी ड्यूटी क्या है, उसको हम लोग ढंग से डिकोड कर लिए। अब अगला क्या है कीवर्ड आपका, एक्शन इज बेटर देन इनएक्शन। तो अब हम लोग क्या बात करेंगे, हम आपको देखो पहले एक फ्लो बता देते हैं। पहला फ्लो क्या है, पहला फ्लो ये है कि भैया एक्शन इज बेटर देन इनएक्शन, पहला फ्लो ये है। उसके बाद का जो फ्लो आएगा वो आएगा कि ठीक है एक्शन इज बेटर देन इनएक्शन, तुम बोले हम समझ गए, पर व्हाई डू पीपल चूज टू इनएक्ट, व्हाई डू पीपल चूज टू इनएक्ट, क्यों लोग इनएक्ट करना चूज करते हैं। फिर हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे ढंग से। फिर आगे आएंगे कि यार क्या इनएक्शन इज ऑलवेज अ वीकनेस। अब ये सब क्या है, ये डायमेंशन है, हर डायमेंशन के अंदर पर्सपेक्टिव आएगा, हर पर्सपेक्टिव के अंदर एग्जाम्पल्स आएंगे। हम आपको इतने डायमेंशंस देंगे ऐसे में, इतने एग्जाम्पल्स देंगे ऐसे में कि तुम इसका 50% भी एग्जाम में लिख करके आओगे। अगर तुम लिखना चाहते हो, अगर तुम सीखना चाहते हो, इस लेक्चर के बाद तुम जो जो हम पढ़ाए उसको ढंग से लिखे हो, टॉपर के 2 आंसर कॉपी पढ़ोगे, समझोगे कैसे एक फ्लो डेवलप होता है, कैसे कोहेशन आता है, कैसे आप स्मूथली सरसराते हुए नीचे ऊपर से नीचे तक, इंट्रोडक्शन से कंक्लूजन तक आते हैं। तो फिर तुम्हारा मार्क्स ना आए तो हमको बताना। इनएक्शन इज ऑलवेज, क्या इनएक्शन हमेशा एक वीकनेस है क्या। फिर उसके बाद तुम आओ कि यार हम सब मान लेते हैं, हमको अब करना क्या चाहिए। अगर कोई आदमी है जो कि चूज कर रहा है इनएक्शन, हाउ डू आई टीच माई फ्यूचर जनरेशन, हाउ डू आई टीच द फ्यूचर ऑफ द सोसाइटी, द चिल्ड्रेन, कि आपको हम किस तरीके का शिक्षा दे पाए, कैसे समझाएं आपको कि आप आगे जाकर के एक्शन चूज कीजिए ओवर इनएक्शन। हाउ डू आई चेंज दिस सिनेरियो, और लास्ट में हम कंक्लूड कर देंगे। तो ये हो गई डायमेंशन। तो अब आपको क्या काम था आपका कि ये लिखने के बाद आप अपने कॉपी में लिख लेते 50 से ये 5 डायमेंशन, और फिर पॉज करते वीडियो और खुद दिमाग पे जोर डालने की कोशिश करते कि क्या आपको ऐसा समझ में आ रहा है कि क्यों एक्शन बेटर है इन एक्शन से, क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि क्यों पीपल चूज करते हैं इन एक्शन, क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि इन एक्शन इज मतलब हमेशा एक वीकनेस नहीं है इन एक्शन। आपको ये समझ में आ रहा है कि हमको मतलब कैसे क्या कर सकते हैं इसको इंप्रूव करने के लिए, इस सिनेरियो को। ये आपको यहां पर समझना पड़ेगा, ठीक है। अब आइए हम लोग एक एक डायमेंशन करके खोलते हैं। सबसे पहला डायमेंशन क्या है कि यार ये जो एक्शन इज बेटर देन इनएक्शन ऐसा क्यों कहा जा रहा है, एक्शन इज बेटर देन इनएक्शन ऐसा क्यों कहा जा रहा है। कर्म जो है, जो कर्म है वो निष्क्रियता से बेहतर क्यों है। अब इसके अंदर हो सके भाई, हम देखो हम तुमको मान लो 6-7 डायमेंशन देंगे, हो सकता है तुमको इसमें से मेरे डायमेंशन में से 2 डायमेंशन के साथ तुम रेजोनेट नहीं कर पाओ, तुमको सुन करके लगे यार यार ये क्या बात बोल रहा है, मजा नहीं आ रहा है, तो उन दोनों को छोड़ देना। इसीलिए तो आपको 6-7 दे रहे हैं। किसी और आदमी के लिए वो अच्छा लगेगा, किसी को खराब लगेगा। हो सके तुम्हारे पास इससे बेहतर कुछ आएगा दिमाग में, तो तुम उसमें कमेंट में बता देना, तुम उसमें ग्रुप में बता देना, बाकी लोग और सीख जाएंगे, हम भी सीख जाएंगे, ठीक है। तो कर्म निष्क्रियता से बेहतर क्यों है, सबसे पहला है भाई कि यार कहते हैं ना कि नो वन कैन एक्चुअली एस्केप डिसीजन, कि डिसीजन को आप लोग एस्केप नहीं कर सकते हैं, मतलब आप एक्शन को एस्केप नहीं कर सकते। कोई भी आदमी एक्शन को एस्केप नहीं कर सकता है। कहता है कि रिफ्यूजिंग टू डिसाइड इज इटसेल्फ अ डिसीजन। अगर आप कह रहे हैं कि यार कि निष्क्रियता से बेहतर क्यों है, तो असल में क्या है ना कि निष्क्रियता करके कुछ होता ही नहीं है, निष्क्रिय होना भी एक क्रिया है। रिफ्यूजिंग टू डिसाइड इज इटसेल्फ अ डिसीजन। अगर आप किसी मीटिंग में साइलेंट बैठ जाते हैं तो वो साइलेंट जो है ना वो भी एक वोट है, अ वोट टू यस। अगर आप साइलेंट हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं इनएक्ट, मतलब इनएक्शन है आपका, तो ये इनएक्शन न्यूट्रलिटी नहीं है, ये इनएक्शन तटस्थता नहीं है। रादर ये मौन आपको एक, ये जो मौन है वो जो चल रहा है यथास्थिति,
उसको दी गई एक स्वीकृति है, लिखो उसको अपने कॉपी में, ठीक है। और कुल मिलाकर के ये कहने का मतलब है, और कह रहे हैं कि भाई अगर हम मतलब आपको भले ही इमीडिएट सक्सेस ना मिले, आप कुछ एक्ट कीजिएगा, भले ही आपको इमीडिएट सक्सेस नहीं मिले, पर अगर आप एक्ट नहीं करेंगे ना तो जो एंडलेस पॉसिबिलिटीज है, जो एंडलेस पॉसिबिलिटीज है जो कि आपके उस एक्शन से ओपन हो पाता, वो बंद हो जाएगा, जो आपके उस एक्शन से हो पाता वो बंद हो जाएगा। तो कहते हैं कि यार ये गारंटी हो जाएगा, मतलब निष्क्रियता यह सुनिश्चित करती है कि अनंत संभावनाएं अनएक्सप्लोर्ड रह जाएंगी। दूसरा आर्गुमेंट क्या है भाई? दूसरा आर्गुमेंट है कि इनएक्शन के चलते इनएक्शन हैज विक्टिम्स। कहने का मतलब कि अगर आप इनएक्ट करेंगे तो उससे लोगों को दिक्कत होगा। आप देखिएगा तो हम पहले एक पढ़े थे कि क्या बोलते हैं भाई, द हॉटेस्ट प्लेसेस ऑफ हेल आर रिजर्व्ड फॉर दोज हु स्टे साइलेंट ड्यूरिंग अ मोरल क्राइसिस। कौन बोला था? दांते बोला था। इस चीज को आप यहां पर डालिए और इसमें बताइए कि यार साइलेंस से मतलब दिक्कत हो जाता है। एग्जाम्पल आप सुने होंगे, एक होता है बाई स्टैंडर प्रॉब्लम। बाई स्टैंडर प्रॉब्लम, बाई स्टैंडर प्रॉब्लम क्या होता है ना, या फिर उसको बोलते हैं द पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। बाई स्टैंडर प्रॉब्लम जो है उसका मतलब क्या होता है? दर्शक समस्या। इसमें कहते हैं ना कि मान लो कोई एक चीज का देखभाल करने के लिए 100 लोग हैं, तो हम छोड़ देंगे कि यार बाकी 99 लोग करेगा, वो छोड़ देगा कि बाकी 99 लोग करेगा, तो करते करते क्या होगा कि इसका देखभाल कोई भी नहीं करेगा। इसी को कहते हैं द बाई स्टैंडर प्रॉब्लम, जिसमें कहते हैं कि यार जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना उसका डिफ्यूजन हो जाता है, उत्तरदायित्व का विसरण हो जाता है। इसके चलते क्या होगा, कोई भी आदमी उसका ढंग से देखभाल नहीं करेगा। ये चीज होता है हमारे साथ जनरली कि हम भी इनएक्ट कर रहे हैं, तुम भी इनएक्ट कर रहे हो, हम भी निष्क्रिय है, वो भी निष्क्रिय है, ये भी निष्क्रिय है, क्यों? कोई और क्रिया करेगा, पर असल में कोई क्रिया करता ही नहीं है, तो उनका जो कर्तव्य है, जो अनिवार्य कर्तव्य है, वो अनफुलफिल्ड रह जाता है। ठीक है, एक डायमेंशन ये हो गया। तीसरा क्या है भाई कि अगर तुम एक्शन क्यों करना है, तो अगर तुम एक्शन करते हो ना, तो एक्शन क्या करता है? इट क्रिएट्स चेंज। एक्शन क्या करता है? इट क्रिएट्स चेंज। और अगर आप उस चीज के बारे में कंप्लेंट करेंगे ना, तो कंप्लेंट डजंट। एक्शन जो है वो चेंज को क्रिएट करता है। आप एग्जांपल में गांधी की बात दे दीजिए कि गांधी जी एक्ट किए तो चेंज हुआ। राजा राममोहन रॉय चोज टू एक्ट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर चोज टू एक्ट, बहराम जी एम मालाबारी चोज टू एक्ट, दादा भाई नारोजी, कुछ भी आप एग्जांपल दीजिए कि इन लोग एक्ट किए, कंप्लेन नहीं किए कि ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, खुद से दे बिकेम एजेंट्स ऑफ चेंज, खुद चेंज लेकर के आए। फिर क्या है भाई आपका अगला आर्ग्यूमेंट कि यार एक्शन अगर हम नहीं करेंगे ना, अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो हमारी एबिलिटी भी बिल्ड नहीं होगी। तो कहते हैं कि एक्शन इज हाउ एबिलिटी इज बिल्ड। मनुष्य जो है वो जल तैरने में सीखता है, किनारे पर खड़े होकर नहीं सीखता है। तो आपको घुसना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, भले ही गलती होगा। फेलियर, देखो कहते हैं ना, एक बहुत फेमस लाइन है कि फेलियर टीचेस, हेसिटेशन डजंट। कि संकोच से आप कुछ नहीं सीखिएगा, असफलता से सीखिएगा। तो असफलता सिखाती है, संकोच आपको कुछ भी नहीं सिखाती। अगर थॉमस एल्वा एडिसन इतना सारा बल्ब का हुआ था, अगर वो मतलब नहीं कर पाते, वो डर जाते कि जो मेरा एक्शन है अगर वो फेल हो गया तो क्या होगा, तो फिर उनका काम ही नहीं हो पाता। इसरो का जो स्टार्टिंग का रॉकेटर था भाई, वो साइकिल पर जाता था। अगर वो शर्मा जाते कि यार इस तरीके से काम हो पाएगा, हम लोग जो ड्रीम देखें, विल वी बी एबल टू फुलफिल दैट ड्रीम, तो फिर वो छोड़ देते। अगला आर्गुमेंट क्या है कि भाई गवर्नेंस का एक एग्जांपल है कि गवर्नेंस में क्या होता है कि आपका इनएक्शन जो है वो एक फॉर्म ऑफ इनजस्टिस है। इनएक्शन जो है एक फॉर्म ऑफ इनजस्टिस है। अगर कोई भी फाइलें बहुत समय से लंबित हैं, कोई बहुत सारी क्लियरेंसेस हैं जो कि मतलब जो स्वीकृतियां हैं बहुत समय से विलंबित चल रही हो, कोई पॉलिसी पैरालिसिस, नीतिगत अपंगता चल रहा है, इस तरीके का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको ऐसा देखने में क्या लग रहा है कि काम नहीं हुआ, पर असल में ये काम नहीं होने के चलते बहुत इनजस्टिस हो चुका है। तो इट हैज अ कॉस्ट, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। न्याय में विलंब न्याय का डिनायल है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। उसमें आप पॉजिटिव एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, नेगेटिव एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। आज के डेट में आप देखिएगा तो इंडिया में प्रोजेक्ट क्लियरेंसेस 2-2 साल लग जा रहा है, जबकि ओईसीडी कंट्रीज में 13-13 दिन, 14-14 दिन। इवन आप देखिए आंध्र प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से हट करके स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस पे काम कर रहा है।
अब बताओ, इतना तेजी से कर देंगे ना कि मजा ही आ जाएगा। तो इन चीजों के बारे में आप मेंशन कर सकते हैं, आप मेंशन कर सकते हैं कि यार गवर्नेंस में आप कैसे इनएक्शन इनजस्टिस है। एग्जांपल समझो भाई, आज के डेट में हम 1950 से हम लोग मतलब ये हो गए, रिपब्लिक हो गए। 1990s में एक आदमी आता है 40 साल से शांत पड़ा हुआ, पूरा इलेक्शन व्यवस्था को वो आकर के पूरा हिला करके रख देता है। टीएन सेशन ऐसे ऐसे रूल्स के इंप्लीमेंट करते हैं जो कि लोगों को पता ही नहीं करता होता है कि ऐसा ऐसा रूल था भी। आर्टिकल 324 उसका सही मीनिंग रियलाइज करते हैं। पहले वाले जो थे वो इनएक्ट करते थे, वो लोग ज्यादा एक्शन नहीं लेते थे, ये ही चोज टू एक्ट। अब जो पहले के यार हम एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है भाई, तो ये डेमोक्रेटिक द रूल ऑफ द डिमोज ये कब होगा? ये रूल ऑफ पीपल तो तभी हो पाएगा ना जब सही तरीके से चुनाव होगा। अगर सही तरीके से चुनाव नहीं हो रहा है तो दैट इज अ फॉर्म ऑफ इनजस्टिस दैट इज बीइंग डन। आज के डेट में पटना का मेट्रो प्रोजेक्ट जो है वो ईयर्स पीछे चल रहा है, तो क्या वो ईयर्स पीछे चल रहा है वो इनएक्शंस के चलते कोई इनजस्टिस नहीं हो रहा है? अरे यार अगर वो हो चुका होता तो हो सकता है कि जो फ्राइट चार्जेस हैं वो घट चुके होते, हो सकता है कि यार जो ट्रैफिक है वो कम हो चुका होता, हो सकता है उससे पोल्यूशन कम हो चुका होता, हो सके उस पोल्यूशन से 5 बच्चों के फेफड़े सही रहते। तो क्या ये इनएक्शन, क्या ये डिले एक इनजस्टिस नहीं है? अगर तुम शॉर्ट साइटेड देखोगे तो बोलोगे यार नहीं हुआ, पहले तो काम चल ही जाता, पर ये बात नहीं है भाई। वी हैव appointed those people to that place. People have voted for such a leader. Why? Because they want justice. And in governance, inaction is a form of an injustice. कल के डेट में आप एक बहुत फेमस एग्जांपल देखे होंगे ई श्रीधरन का, मेट्रो मैन। इतने बड़े बड़े मेट्रो प्रोजेक्ट्स ये एकदम टाइम पर इंप्लीमेंट कर दिए, इनसे नहीं सीखा जा सकता था? ऐसे लोग थे ना भाई, टीएन सेशन जैसे लोग थे ना। तो फिर क्यों लोग ज्ञानेश कुमार जैसे लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं? क्योंकि उनका इनएक्शन, उनकी चुप्पी, उनका मौन बहुत कुछ बोलता है। वो बोलता है कि देयर इज अ नॉड, स्वीकृति है स्टेटस क्वो को। और आप आर्गुमेंट क्या दे सकते हैं कि यार अगर हम एक्शन करेंगे तो वो हमारे लाइफ को एक मीनिंग देगा, वो हमारे लाइफ को एक मीनिंग देगा। आज के डेट में आपका पैर में मोच आ जाएगा तो आप सीढ़ी नहीं चढ़िएगा, पैर में आपके मोच आ जाएगा तो आप सीढ़ी नहीं चढ़िएगा। एक औरत अरुणिमा सिन्हा पैर कटे हुए में माउंट एवरेस्ट चढ़ जाती है एंड शी बिकम्स द फर्स्ट फीमेल एम्पुटी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। हाउ डज दिस सो दैट? क्योंकि वो ये चूज करती है कि यार अब हमको एक्ट करना है, आई डोंट वांट टू क्रिब करते हुए नहीं मरना है, हमको कोसते हुए खुद को नहीं मरना है, रादर हम एक्ट करते हैं, कर्म करते हैं। और आज के डेट में देखिए हर लाइफ इज अ मीनिंग, हर लाइफ इज अ गाइडिंग लैंप फॉर मतलब थाउजेंड ऑफ अदर एम्प्यूटीज जो उनको देख करके प्रेरणा लेती हैं। शीतल देवी का आप एग्जांपल डालिए। आर्ग्यूमेंट 7 क्या है? 6 आर्ग्यूमेंट हम लोग दे चुके हैं, 7वां आर्ग्यूमेंट क्या है कि ग्रेटर गुड ऑफ द सोसाइटी। चूजिंग अस ओवर मी। साउथ अफ्रीका का एक फिलोसफी है भाई, इसको बोलते हैं उबुंटू फिलोसफी, जिसमें कहता है कि यार हम लोग अस पे फोकस करना चाहिए, मी पे नहीं करना चाहिए। इस बारे में भी आप लिख सकते हैं कि ग्रेटर गुड ऑफ सोसाइटी है, उसके लिए कैसे एग्जांपल दो विसल ब्लोअर्स का। विसल ब्लोअर्स अपने जान पर खेल करके, आरटीआई एक्टिविस्ट अपने जान पर खेल करके ये काम करते हैं, क्यों? ताकि ग्रेटर गुड ऑफ सोसाइटी हो सके। तो ये सब आपका आर्गुमेंट हो गया भाई। उसके बाद अब आ जाओ ये में कि पीपल क्यों, वाई पीपल चूज टू इनएक्ट। पीपल क्यों चूज करते हैं कि वो काम ना करें, इनएक्शन क्यों चूज करते हैं? पर हमको क्या करना पड़ेगा यहां पर? इन दोनों में एक लिंकेज एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। यहां तक तो आप लिख दिए। अब आपको सेक्शन ए जिसमें हम लोग ये बोले कि एक्शन इज ग्रेटर देन इनएक्शन, उसके बाद आएगा व्हाई पीपल चूज टू इनएक्ट, क्यों जो लोग हैं वो निष्क्रिय होना पसंद करते हैं। इन दोनों के बीच में आपको कनेक्टर डालना पड़ेगा। कनेक्टर कैसे डालना होगा? सिंपल, अगर हम इंग्लिश में बताएं तो कहता है कि अगर एक्शन का जो केस था वो इतना ही ऑब्वियस था तो ये आर्गुमेंट तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका होता ना। क्या उस बस में जो मोंटगोमेरी बस था उसमें क्या रोजा पार्क के अलावा जो बचे हुए काले लोग थे उनको ये बात पता नहीं थी कि यार ये जो नियम कानून चल रहा है वो अनजस्ट है? मतलब वर दे अनअवेयर ऑफ द फैक्ट? नहीं, दे वेर अवेयर ऑफ द फैक्ट, उनको ये बात पता थी, मगर इनमें से केवल एक ही आदमी उस पर एक्ट करता है, रोजा पार्क्स, बाकी लोग नहीं करते हैं। क्यों? उस बारे में बात करेंगे अभी। क्यों? अगर मतलब जो मोंटगोमरी में बस थी, हर व्यक्ति यह बात जानता था कि जो नियम है वो अन्यायपूर्ण है, केवल एक ही व्यक्ति क्यों उसके विरुद्ध खड़ा होता है? तो इसलिए ये बात सबको पता है भाई कि कर्म से बेहतर निष्क्रियता से बेहतर कर्म है। पर फिर भी
इसमें ऐसा क्या है कि हम में से कई लोग निष्क्रिय रहना चुनते हैं, इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला है आपका व्हाई पीपल चूज टू इनएक्ट, हेडिंग डाल रहे हैं व्हाई पीपल चूज टू इनएक्ट। सबसे पहला पॉइंट है आपका द फियर ऑफ फेलियर, कि कोशिश करेंगे और हार गए तो इसके लिए एक बहुत सुंदर सा लाइन है भाई, कहते हैं कि अगर तुम निष्क्रिय रहोगे ना तो जो तुम्हारी हार है ना वो इनविजिबल डिफीट होगी, वो दिखेगी नहीं लोगों की। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हारे नहीं, हार तो तुम चुप्पी से भी गए, पर वो चुप्पी लोगों को दिखी नहीं आज की डेट में, शायद अगले 20 साल में दिखेगी, अगले 30 साल में दिखेगी, व्हेन जनरेशंस विल फॉलो, ये बात आपको दिखेगी। तो निष्क्रियता जो है वह सुरक्षित प्रतीत होती है, मैं यह बात मानता हूं, पर ये विजिबल क्योंकि मतलब प्रतीत हो रहा है सुरक्षित, क्योंकि यहां पर जो पराजय है ना वो बहुत एकदम दृश्यमान विजिबल नहीं है। जो भी आदमी, जो भी व्यक्ति, अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो आप पराजित पहले ही हो चुके हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट। बस आपको यह बात ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी जो पराजय है वह मौन है, और यह भी याद रखना ये आज के लिए मौन है, शायद अगले 10 साल तक ये मौन नहीं रहेगी और आने वाली पीढ़ी आपसे आवाज देकर पूछेगी कि तुम कहां थे, वाई वेर यू साइलेंट व्हेन द सोसाइटी वाज गोइंग थ्रू अ मोरल क्राइसिस। दूसरा रीजन क्या है भाई, दूसरा रीजन है, अब आप ये सब लिखिए अपने कॉपी में, दूसरा रीजन क्या है, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, द फियर ऑफ सोसाइटीज वर्डिक्ट, समाज के निर्णय से आपको भय लगता है कि यार समाज टोकेगा। भाई समाज हमको खाना खिला रहा है तो हम क्यों सोचे समाज के बारे में। और एक बात क्या है सोसाइटी का ना, कि सोसाइटी का जो डिसअप्रूवल है ना, सोसाइटी का जो डिसअप्रूवल है वो एकदम इमीडिएटली आता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो हम कल को मान लीजिए किसी को बोले कि हम रील बनाते हैं, तो लोग बोले रीलबाज है, रीलबाज है, रीलबाज करके हमको बेइज्जत कर देगा। बाद में उसको पता चला रही यार ये तो भरतनाट्यम का रील बनाता है, तो बोले अरे यार तू बताया नहीं भरतनाट्यम का रील बनाता है। इसका मतलब समझ रहे हो कि सोसाइटी डिसअप्रूव तुरंत कर देता है इमीडिएटली। और उसका जो ग्रेटिट्यूड है कि यार तुम इतना जो एंशियंट हमारा डांस फॉर्म है उसको प्रमोट कर रहे हो, बढ़िया काम कर रहे हो, तो जो ग्रेटिट्यूड है ना, जो सोसाइटी का ग्रेटिट्यूड है वो ऑफन डिलेड होता है, और एट टाइम्स नेवर, कभी नहीं आता। ये जो डिलेड है, या तो ये डिलेड रहेगा या तो कभी नहीं आएगा। भले ही उसको अगर पता चल गया कि रीलबाज है तो तुरंत बोल देगा कि हे सर रीलबाज है, रील बनाता है, मतलब तुमको ये कर देगा, बेइज्जत कर देगा। पर उसको पता लगा कि यार ये तो भरतनाट्यम कर रहा है, तो फिर वो शायद ये नहीं बोलेगा कि अरे यार बढ़िया कर रहा है भाई, बोलेगा ठीक है यार, मतलब कभी ग्रेटिट्यूड आएगा ही नहीं। ठीक है, तो दूसरा ये हो गया कि क्या कहेंगे लोग। तीसरा क्या है, नो गारंटी ऑफ इमीडिएट सक्सेस, कि यार हम कर भी देंगे तो क्या हमको तुरंत मिलेगा, मतलब इमीडिएट सक्सेस मिलेगा, तत्काल सफलता। क्योंकि आज के डेट में क्या है ना भाई, जो हमारा अटेंशन इकोनॉमी, हम लोग अटेंशन स्पैन हमारा बहुत कम हो चुका है, अटेंशन स्पैन बहुत कम हो चुका है, हमारे अंदर पेशेंस बहुत कम है। अब क्योंकि पेशेंस कम है तो हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं इमीडिएट सक्सेस, हम लोग चाहते हैं ओवरनाइट सक्सेस। पर आपको याद रखना पड़ेगा कि इट टेक्स डेकेड्स टू बिल्ड टू बिकम एन ओवरनाइट सक्सेस। तो ये बात आपको यहां पर याद रखना पड़ेगा, और यही चीज के बारे में, निष्काम कर्म के बारे में गीता बताता है, कर्म करो फल की चिंता मत करो, इसको भी यहां पर कोट कर दो। चौथा क्या है, चौथा है भाई कि हो सकता है कि जो आदमी चुप है ना वो इसलिए नहीं चुप है कि उसको फेलियर से डर लग रहा है, वो इसलिए चुप नहीं है कि उसको लग रहा है कि समाज क्या बोलेगा, समाज टोकेगा। हो सके उसको इस बात का भी टेंशन नहीं है कि इमीडिएट सक्सेस नहीं मिल रहा है, हो सके उस आदमी के पास रोटी कपड़ा मकान ही नहीं है भाई, हो सके वो आदमी सरकारी दफ्तरों में जाते जाते, कोर्ट में जाते जाते, पुलिस के दफ्तरों में जाते जाते उसका चप्पल घिस गया, उसके मन में उम्मीद बचा ही नहीं है। उसको बोलते हैं एपेथी, उदासीनता, कि यार ये उदासीन, मतलब तुमको ऐसा लग रहा है ना कि मतलब वो उसके अंदर इतना थकान आ चुका है, इनफ बार बार उसको ये अनुभव हो चुका है कि यार कुछ नहीं बदलता है, कुछ नहीं हो रहा है। तो हो सके उसके बाद वो उसका ये हालत हो गया है, तो इसको कहते हैं हेल्पलेसनेस। ये चार चीज हो गया। अब जरूरी नहीं है आप चार लिखो भाई, दो तीन भी लिखो, जो जैसा मन करे, या चारों लिख दो, मतलब सारे आप इसे रेजोनेट करिएगा ही। उसके बाद क्या आता है भाई, अच्छा अब आ जाओ अदर साइड ऑफ द स्टोरी में, कि यार हम ये सब मान लेते हैं कि पीपल हेजिटेट कर रहा है, अदर साइड ऑफ द स्टोरी जिसको हम लोग कहते हैं काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, मतलब
एंटीथेसिस। ठीक है, अब बात हम कह रहे हैं कि चलो यार अदर साइड ऑफ द कॉइन हम कह रहे हैं कि आपको लग रहा है कि पीपल हेजिटेट कर रहा है, पर एक बात याद रखना, ये हेजिटेशन हमेशा एक वीकनेस नहीं होता है, हो सकता है कि एक चॉइस है। अब इसके बाद कहते हैं कि आपको ध्यान क्या क्या रखना है। ठीक है, सबसे पहला तो आपको याद रखना है कि स्टार्ट इसी से कर दो, ताओइज्म फिलोसफी से, जो आपको ऊपर बताएं ताओइज्म फिलोसफी कि यार मडी वाटर कैन बी क्लियर्ड बाय लिविंग इट अलोन, मास्टरली इनएक्टिविटी का जो पॉलिसी है इन डिप्लोमेसी, स्ट्रेटेजिक साइलेंस। आज के डेट में हम ये बात तो भले ही कह दे रहे हैं कि यार जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, पर आपको यह भी ध्यान देना पड़ेगा कि द जज की ड्यूटी है टू वेट फॉर द एविडेंस एंड नॉट टू एक्ट ऑन आउटरेज। आक्रोश में आकर के काम नहीं करना है, क्योंकि आप फिर किसी निर्दोष को भी सजा दे सकते हैं। आपको यह बात समझना पड़ेगा कि हो सकता है इनएक्शन इज अ डेलिबरेट स्ट्रेटेजिक चॉइस, है ना, तो चॉइस ये भी हो सकता है। तो आपको इस बात का भी कदर करना पड़ेगा कि दैट इनएक्शन के बारे में हो सकता है वो क्या है भाई, मतलब उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और दूसरा क्या हो गया भाई कि इनएक्शन की तो हम बात कर लिए, दूसरा हो गया कि यार तुम एक्शन की बात कर रहे हो ना, तुम एक्शन की बात कर रहे हो, हम एक्शन कर दें, कह रहा है एक्शन इज बेटर देन इनएक्शन, है ना, एक्शन इज बेटर देन इनएक्शन। पर क्या ये हर बार ट्रू है? क्या हो सकता है कि दिस एक्शन आप विदाउट नॉलेज ले लिए, हो सकता है कि ये इनएक्शन जो है आपका, ये आप विदाउट एथिक्स ले रहे हैं, एक्शन विदाउट एथिक्स। हो सकता है ये जो इनएक्शन है आपका, ये आप विदाउट फोरसाइट, बिना दूरदर्शिता के आप ले लिए, बिना नॉलेज के आप मान लो कोई ले लिए। कोविड-19 के टाइम पे आप मान लो लॉकडाउन लगा दिए, आप डीमोनेटाइजेशन कर दिए, क्या फायदा हुआ? और लोग परेशान हो गए। तो आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि एक्शन इज बेटर देन इनएक्शन, बट दिस स्टेटमेंट डजंट ऑलवेज होल्ड्स ट्रू। नॉट ऑल एक्शन इज अ गुड एक्शन। तो एक्शन शुड बी गाइडेड विथ नॉलेज, शुड बी गाइडेड विथ एथिक्स, शुड बी गाइडेड विथ फोरसाइट। आपको दूरदर्शी होना पड़ेगा। आप अगर एक्शन ले रहे हैं तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि यार जो लास्ट पर्सन है आपके कमरे में, दो लास्ट पर्सन ऑफ द रूम अनटू द लास्ट, जो आपका किताब है उसमें क्या कहता है कि उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो भी आपको पता होना चाहिए। विथाउट एथिक्स, विथाउट एथिक्स यार तुम बात कर रहे हो भोपाल गैस ट्रेजेडी, एक्शन तो हो ही रहा था, प्लांट चल ही रहा था, प्रोडक्शन हो रहा था, पर मिथाइल आइसोसाइनाइड क्यों लीक कर गया? क्योंकि सही तरीके से ऑडिट नहीं हुआ, कहीं सही तरीके से सेफ्टी चेक्स इन्वॉल्व नहीं थे, तो अनएथिकल प्रैक्टिस था वो, विदाउट फोरसाइट। अरे यार हम कह रहे हैं कि यार भारत भी तो कर रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग पे कल्टीवेशन, पर भारत का हालत तो श्रीलंका की तरह नहीं हो गया। क्यों? क्योंकि भारत ओवरनाइट शिफ्ट नहीं किया, भारत एक ग्रेजुअल तरीके से आगे बढ़ रहा है। श्रीलंका वाले रातों रात बोले अब हम ऑर्गेनिक कर देंगे, ऑर्गेनिक कर दिए, पूरा का पूरा ईल्ड धाम से गिर गया, पूरा बर्बाद हो गया आपका देश। तो आपका एक्शन सही था, आपका इंटेंशन भी सही था, बट आपके पास नॉलेज नहीं था, आपके पास फोरसाइट नहीं था। यही बात हम कर रहे हैं कि आपके पास एक्शन इज ऑलवेज बेटर। ये जरूरी नहीं है भाई, अगर तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है ना तो चुपचाप बैठो, एथिक्स नहीं है तो संभलो, फोरसाइट नहीं है तो थोड़ा सा लर्नेड पर्सन को लेकर के आओ पैनल पर और फिर डिसाइड करो। ये नहीं कि अपने मन से जो मन किया कर दिया। आपको ये बात समझना पड़ेगा कि हो सकता है कि ग्रेटर प्रॉब्लम जनरेट हो जाए भाई, बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाएं, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां तक आ गए हम लोग भाई। अब आता है कि फिर अब आगे करेंगे। एक और बात है इसमें ना, आप देखेंगे तो मतलब ऑब्लिगेटरी ड्यूटी का ही ना एक और मतलब एक और डायमेंशन है। हम बस आपको फूड फॉर थॉट दे रहे हैं, आप खुद सोचना, क्या ये भारत का कर्तव्य है कि कोरोना के टाइम पे पूरा देश हर जगह महामारी फैला हुआ है, लोग वैक्सीन बेच बेच के करोड़ों कमा रहे हैं, अरबों कमा रहे हैं, और भारत गरीब अफ्रीकी देशों को मुफ्त में वैक्सीन दे रहा है? वॉज इट आवर ऑब्लिगेटरी ड्यूटी? समझना बात को, क्या हमारे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन था, कोई लॉ का, इंटरनेशनल कन्वेंशन का, कि हमको मदद करना है? नहीं। ऑपरेशन ब्रह्मा कहीं हो रहा है, अर्थक्वेक, ऑपरेशन ब्रह्मा था या शायद म्यांमार वाला भाई, टर्की में हम लोग ऑपरेशन दोस्त में चले गए, जाके उनको मदद किए, इतने लोग खराब हो चुके थे, मतलब टूट चुका था, भारत आर्मी जाके इतना मदद किया। वॉज इट आवर ऑब्लिगेटरी ड्यूटी? नॉट एट ऑल। क्या वो हमारा मतलब ये था, ऑब्लिगेशन था मेरे ऊपर? नहीं था ना, पर हम फिर भी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वी आर नॉट ऑलवेज गाइडेड बाय ऑब्लिगेशंस, वी आर गाइडेड बाय मोरल्स।
हम हर समय ऑब्लिगेशन पर काम नहीं करते हैं, हम कभी कभी अपना घाटा नुकसान नफा को छोड़ करके नैतिकता पर भी काम करते हैं। हम वसुधैव कुटुंबकम के बारे में बात करेंगे, भले ही मेरे पास नहीं है कि यार हम खुद को संभाल रहे हैं, जैसे जैसे हम तुमको भी संभालेंगे, हम मी से ऊपर अस पे जाएंगे। यही तो बात है कि इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा ऑब्लिगेशन में ही आपको ड्यूटी करना है, कभी कभी नॉन ऑब्लिगेशन में भी कर देना है, चैरिटी कर देना है। समझ गए? एक डायमेंशन आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। अब आता है भाई कि ये सब ठीक है भाई, तो अब आगे करें क्या? कह रहा है सिंपल कि यार गीता, जो भगवत गीता है वो हमेशा ना कभी भी वो एक्टिविटी के बारे में बात नहीं करता है। भगवत गीता कभी भी एक्टिविटी के बारे में बात नहीं करता है, वो नियत कर्मा के बारे में बात करता है। नियत कर्मा, यार जो तुम कर्म कर रहे हो क्या वो नॉलेज के साथ हो रहा है, और क्या उसमें तुम्हारे पास हंगर ऑफ रिजल्ट है? अगर है तो दिक्कत है। तो वो हंगर ऑफ रिजल्ट, विथआउट हंगर ऑफ रिजल्ट होना चाहिए। और उसमें सिंपल चीज कहता है भाई, कहता है ना कि 3 चीज आपको समझना है। जो ड्यूटी है, जो कर्तव्य है, वो आपको कहता है व्हाट टू डू, क्या करना है। जो विजडम है आपका, वो कहता है कैसे करना है। विवेक बताता है कैसे करना है, कर्तव्य बताता है क्या करना है। और अनासक्ति, जिसको आप कहते हैं डिटैचमेंट, डिटैचमेंट आपको बताता है क्यों करना है। डिटैच होकर के सोचोगे तो सही तरीके से आपके पास रीजनिंग आ पाएगा। तो ये आपको यहां पर समझना पड़ेगा, ठीक है? तो अब क्या करें भाई? सबसे पहला काम है कि क्या करें? सबसे इंपॉर्टेंट पहला, शिक्षा पर काम करो, एजुकेशन। और ध्यान दो कि एजुकेशन जो है वो आपका माइंड, और मतलब आपके माइंड को भी ट्रेन करें। जैसे गांधी जी का जो नई तालीम है वो किस बारे में था कि प्रोडक्टिव वर्क किया जाए। रियल जो आप शांति निकेतन मॉडल ऑफ लर्निंग आपका टैगोर जी का है, उसमें क्या कहता है कि हमको एक्सपीरियंसेस से एजुकेशन कराना है। केवल आपको ट्रिग्नोमेट्री पता हो ये जरूरी नहीं है। बड़े बड़े इंजीनियर टेररिस्ट बन जा रहे हैं, वो एक्शन कर रहे हैं भाई, बट दैट एक्शन इज नॉट अ गुड एक्शन, वो ब्रेन वाश्ड है। तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि एजुकेशन में आपको उसका कैरेक्टर पे भी बिल्डिंग पे काम करना है। आपको उसके अंदर मोरल करेज इंस्टिल करना है। आपके उसको एक रीजनेबल, अ मैन ऑफ रीजन बनाना है। आपको उसके अंदर इंटेलेक्ट तो डालना ही है, साथ में साथ आपको उसमें ह्यूमैनिज्म का भी टेंडेंसी डालना है। और क्या कर सकते हैं हम लोग? हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री हैज एम्पल एग्जाम्पल्स ऑफ बाई स्टैंडर्ड्स। जो लोगों के बारे में, राजकुमार शुक्ला के बारे में उतनी बात नहीं हुई, पर क्या राजकुमार शुक्ला नहीं होते तो महात्मा गांधी होते? वो पहले मोहनदास करमचंद गांधी था मेरे भाई। राजकुमार शुक्ला हाथ पकड़ के लेकर के आए चंपारण, गांधी महात्मा बना के भेज दिए। तो आपको ऐसे जो हम्बल फिगर्स हैं उनके बारे में आपको और पढ़ाई करना पड़ेगा, उनके बारे में बताना पड़ेगा। और आपको दूसरा ये हो गया हिस्ट्री के बारे में, हम हिस्ट्री सीख सकते हैं। तीसरा है कि आपको ये बात समझना पड़ेगा कि आपका आने वाले जनरेशंस पर उधार है। देयर इज अ डेट, आपका उनके प्रति एक ऋण है जो अब तक जन्मे नहीं है। द डेट ऑफ दोज येट टू बी बॉर्न, ताकि आपका जो पीढ़ीगत मतलब जो समानता है वो आ पाए, ठीक है? चौथा क्या है भाई आपका? रिड्यूस कर दो प्राइस ऑफ एक्टिंग। बढ़िया पॉइंट है, सुन के थोड़ा सा हंसी आए। रिड्यूस द प्राइस ऑफ एक्टिंग, यार हम एक्शन कर रहे हैं तुरंत तुरंत जेल चले जा रहे हैं, इसको कम कर दो ना भाई। कैसे? आरटीआई को, लॉ को स्ट्रेंथन कर दो ना भाई। कैसे? विसल ब्लोअर को प्रोटेक्शन दे दो ना भाई। कैसे? गुड समार्टियन लॉ ले आओ ना भाई। गुड समार्टियन समझ ना, एक्सीडेंट हुआ तो उठा के आप लेके गए उसको अस्पताल, आप ही को पकड़ लिया कि तुम ही करवाया एक्सीडेंट। तो रिड्यूस द प्राइस ऑफ एक्शन, कर्म का कीमत को घटा दो। सबसे प्रैक्टिकल हमको लगता है कि यही है कि हर बार मरना ही जरूरी थोड़ी है। हो सकता है ना भाई कि एक बढ़िया विसल ब्लोअर लॉ रहे जो बचा दे उसको, ठीक है? ये हो गया। अब आपको फाइनल क्या करना है? लास्ट में फाइनल आपको लास्ट में सिंथेसाइज करना है। सबको मिला करके एक साथ सिंथेसाइज कीजिए। क्या है ये सिंथेसिस? सिंपल सी बात है भाई, कहता है कि एक्शन इज सुपीरियर टू इनएक्शन। कर्म निष्क्रियता से श्रेष्ठ है, यह बात मैं मानता हूं, पर गीता कभी भी केवल और केवल सक्रियता की प्रशंसा नहीं करती है। केवल और केवल नेवर प्रेजेस जस्ट एक्शन। केवल और केवल एक्शन को कोई भी प्रेज नहीं कर रहा है। वो क्या करेगा? वो नॉलेज आपका मतलब जो एक्शन हो रहा है वो आपका नॉलेज के साथ हो, सेल्फिश अटैचमेंट ना हो, सही गाइडेड हो, एथिकल हो, ये बारे में बात करता है भाई। और उसके बाद आप लेकर के आइए जो आपको पहले ऐसे में बताया गया था कि अक्रॉस सिविलाइजेशंस
जो एक्शन है, जो प्राइमेसी है, वो डिफरेंट डिफरेंट एथिकल वोकैबुलरीज में बताया गया है। हिंदुइज्म कर्म के बारे में बताता है, नियत कर्म के बारे में, इस्लाम अमल के बारे में बताता है, क्रिश्चियनिटी अर्गा के बारे में बताता है, बुद्धिज्म राइट एक्शन के बारे में बताता है, सिखिज्म कीरत करो के बारे में बताता है। डिस्पाइट डिफरेंसेस इन थियोलॉजी, धर्म शास्त्रीय भिन्नताओं के बावजूद ये सब आकर के एक ही जगह पर आकर के मिलते हैं, एक ही सिंगल इनसाइट पर आकर के मिलते हैं, जिसमें कहता है कि यार अ ड्यूटी एक्नॉलेज्ड बट नॉट परफॉर्म्ड, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अ ड्यूटी एक्नॉलेज्ड but not performed is no duty at all। समझ रहे हैं कि आपका इंटेंशन तभी एक सिग्निफिकेंस प्राप्त करेगा जब आप अपने एक्शंस, मतलब उसको ट्रांसलेट कीजिए अपने एक्शंस में। ठीक है, बढ़िया हो गया। अब यही सेम जी आप कहीं भी यूज करिए, हम आपको पहले भी बताए भाई, सी पी सेफ इन द हार्बर वहां इस्तेमाल कर दो, रूफ सन इन शाइनिंग कर दो, जो किसी को हाथ बढ़ाकर सहारा देना खैरात से बेहतर है, सब कुछ आप कहीं भी इसको इस्तेमाल कर दीजिए। अब अगर आपको मान लेते हैं कि ऐसा महसूस भी होता है कि आपके पास एग्जाम्पल्स का कमी है, देखो हम एनफ एग्जाम्पल दे दिए, पर हम अगर आपको, क्योंकि यहां पर हम लोग क्या किए हैं ना कि प्रॉपर डायमेंशन खोलें और उनके साथ एग्जाम्पल पकड़ें। अब अगर मान लीजिए हम इस हिसाब से कर देते हैं कि एग्जाम्पल्स का अगर आपको कमी है ना, तो हम आपको पेस्टल अप्रोच से एग्जाम्पल जनरेट करके दिखा देते हैं। ठीक है, बस आपके मन की शांति के लिए कि एक्शन इज बेटर देन इनएक्शन। पेस्टल पॉलिटिकल में आप आ जाइए, आप अपना हिस्ट्री का फिगर को लेकर के आ जाइए, राजकुमार शुक्ला के बारे में बात कर सकते हैं, दांडी मार्च के बारे में बात कर सकते हैं, भगत सिंह के बारे में आप बात कर सकते हैं कि भगत सिंह चाहते तो शांति से बैठ सकते थे, वो चाहते तो बम से उड़ा सकते थे, पर वो ऐसा बम मारे ताकि और वहां खड़े रहे। क्यों? ताकि वो चाहते थे कि डेफ को हियर, मतलब बहरों को बस सुनना चाहते थे। आप जयप्रकाश मूवमेंट की बात कर सकते हैं कि यार बिहार में जयप्रकाश नारायण जब आए थे इमरजेंसी के लिए तो 72 साल के थे भाई वो, पर स्टूडेंट्स ऑफ पटना यूनिवर्सिटी उनकी मतलब आवाज के बाहर एकदम रोने लगे सब कि आप चलिए, आपको लीड करना पड़ेगा। तो जेपी को उठ करके आना पड़ा, एक्शन करना पड़ा रादर देन चूजिंग इन एक्शन। इकोनॉमिक में आप बात कर सकते हैं ऑपरेशन फ्लड के बारे में कि कैसे आप मिडिल मैन से एकदम परेशान थे, जो भी वहां के मतलब ग्वाले थे, फिर आते हैं वी कुरियन साहब, एक कोऑपरेटिव बिल्ड करते हैं, अमूल का मतलब ये होता है, और सबसे बड़ा आज के डेट में कोऑपरेटिव है, इंडिया को लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बना दिया है। तो आप इकोनॉमिक में ये एग्जांपल इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एग्जांपल कर सकते हैं पॉलिसी पैरालिसिस का, हम लोग ऊपर बात कर चुके हैं भाई। सोशल में तुम कोई भी एग्जांपल ले लो, रोजा पार्क्स का एग्जांपल ले लो, सावित्री बाई फुले, अंबेडकर, बाई स्टैंडर प्रॉब्लम जो ऊपर समझाए हैं, दर्शक समस्या, वो भी डाल सकते हो। टेक्नोलॉजिकल में भाई चंद्रयान 2 जब फेल हुआ था तो बहुत मजाक उड़ा था, बहुत मजाक उड़ा था। हम लोग चाहते तो शांत हो जाते या फिर कुछ इंटरनेशनल वो से मिला करके हेल्प कर लेते, पर हम फिर से चंद्रयान 3 अपने कदमों पे खुद से करते हैं और उसको सक्सेसफुल लेकर के आते हैं और बन जाते हैं द फर्स्ट नेशन टू लैंड सक्सेसफुली इन द साउथ पोल। तो ये कैसे हो रहा है? क्योंकि वी चूज टू एक्ट गाइडेड बाय रीजंस, गाइडेड बाय नॉलेज, गाइडेड बाय इंटेंशन, गाइडेड बाय एथिक्स। इन्वायरमेंट में क्या देखोगे भाई? चिपको मूवमेंट देख लो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल देख लो, आगे हम इनके बारे में और अच्छे से बता देंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या है? शांति से बैठ जाते हैं कि यार ओजोन लेयर तो डिप्लीट हो गया, बहुत दिक्कत हो गया, नहीं, हम लोग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लेकर के आते हैं 1927 में, जिसमें कि आप देखिएगा तो 2 साल के अंदर ओजोन लेयर काफी जो डिप्लीशन है काफी रुक गया। क्यों? क्योंकि हम जो रेफ्रिजरेंट थे जो कि आपको ओजोन को डिप्लीट करते थे, हम लोग उसको फेज आउट कर दिए। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो एग्जाम्पल्स का कमी नहीं है हमारे पास, समय आते आते आपको और एग्जाम्पल दे दिया जाएगा। अब आपका काम क्या है? आपका काम है इसको ढंग से लिखना, ढंग से एक बार आप प्रॉपर जो जो हम बताएं खुद से साथ साथ नोट्स बनाओ। आपको क्या मिल जाएगा पीडीएफ में? ये जो हम आपको बताए हैं ढांचा, जो स्ट्रक्चर बताए हैं, आपको स्ट्रक्चर का पीडीएफ मिलेगा, पर वीडियो अपलोड होने के 2 दिन बाद मिलेगा। है मेरे पास आज ही तैयार, पर हम 2 दिन बाद डालेंगे। क्यों? ताकि हम चाहते हैं कि तुम खुद से इस वीडियो को देख करके ये सब कुछ खुद से लिखो, और साथ में आपको हम वो मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे। भाई कौन सा मटेरियल? आपका जो रीडिंग मटेरियल था एसए 2 का, वो आपको लेक्चर के दिन ही डल जाएगा। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही था। कैसा लगा, क्या लगा, अपने ग्रुप में बताइएगा। टेलीग्राम ग्रुप आप लोगों को लिंक भेज दिया गया है, उसमें ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।